तो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। हाँ जी मित्रों, क्या हाल चाल है जी आप सबके। हाउ इज एवरीवन डूइंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो वेलकम वेलकम वेलकम। स्वागत है आप सबका इस ऑडिट के बैच में। एंड आई होप सब कुशल मंगल है, सब एकदम बढ़िया है। एंड माई ऑडियो एंड वीडियो इज ऑल क्लियर। फटाफट बता दीजिए चैट बॉक्स में, फटाफट बता दीजिए चैट बॉक्स में क्या ऑडियो वीडियो ऑल गुड है। प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स, इज एवरीथिंग गोइंग ग्रेट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो शुरू करते हैं बैच के साथ। एंड before starting with this lecture, since this is day 1, I would request you all to do go through the day 0. Sir, day 0 में क्या है? Day 0 में you will get to know about how the doubt support works, how the test series works, ठीक है, किस तरह से आपके मेंटरशिप सेशंस होंगे, वो सारी बातें आपको डे 0 में पता चलती है। अभी what we are starting with is the first class of this batch and I am sure you are also very excited for starting this batch. So start करते हैं सर ऑडिट के इस बैच के साथ। एंड बिफोर आई बिगिन, I would love to know all of you. I would love to know about all of you. तो जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए आप सब कहां कहां से हैं। यस सर, चलो बताओ कहां कहां से हैं आप सब लोग। लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। बताइए जी, बोलो भाई, बोलो बोलो। ऑल गुड सर, क्लियर सर, शाबाश। बताइए कहां से हैं आप सब लोग। मुंबई। सो मुंबई ने अपनी शुरुआत कर दी है, नासिक आ चुका है, और उदयपुर राजस्थान, पटना बिहार, दिल्ली, दिल्ली दिल वालों की, ओहो हो, और बाकी सब फर्स्ट क्लास है। मुंबई, फरीदाबाद, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और कहां कहां से हैं। पुणे, पुणे, पुणे बोलते हैं ना, पुणे। वेरी गुड। सो जहां जहां से भी है, ऋषिकेश से भी है भाई साहब। मुंबई, तो मुंबई, दिल्ली, ऋषिकेश, बनारस, राजस्थान, उदयपुर, और यूपी बुलंदशहर। मैंने बुलंदशहर के ना वो खाए गुलाब जामुन, बड़े ही अच्छे होते हैं, ठीक है, बहुत प्यारे, बहुत ही मजेदार होते हैं वहां के गुलाब जामुन। ऑसम। बनारस, बीकानेर, लुधियाना, ओए होए 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 होए, धूम ही मचा दी सबने, धूम ही मचा दी सबने। तो सर शुरू करते हैं सेशन के साथ, ये बातें भी चलती रहेंगी। दिल्ली, वेरी गुड। तो एक चीज तो ये हो गई, आप कहां से हो। एक सवाल और पूछूं। हाँ सर पूछो, जल्दी से बताओ। पटना भूल गए। नहीं नहीं, मैं पटना नहीं भूला, मैंने पटना देखा, कोलकाता भी देख लिया। वेरी गुड। लुधियाना, हाँ हाँ ठीक है ना, अब सारे एक से मैं समझ गया आप सबके, ठीक है, पूरा भारत यहाँ पे आया है। वेरी गुड। बदलापुर ये बदलापुर तो फिल्म का नाम है, जगह भी है क्या। चलो जो है। सो ये हो गया हमारा नोइंग कि आप कहां से हैं। एक चीज मैं और आपसे जानना चाहता हूं, सीए इंटर ऑडिट में कितने नंबर थे। ठीक है, आई नो वो याद रखने लायक चीज होती नहीं है जनरली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए, बट स्टिल आई वुड लव टू नो व्हाट वाज योर स्कोर इन द सीए इंटर ऑडिट। ये भी आप फटाफट बता दीजिए। मैं अभी दो चैट्स देख रहा हूं, एक तो यूट्यूब लाइव वाली और एक अपना जो सॉफ्टवेयर वाली है, दोनों चैट्स को मैं देखता हुआ चल रहा हूं। जल्दी से बताइए आपके इंटर ऑडिट में कितने थे। वेरी गुड। पीयूष सबसे ऑनेस्ट, सीधा बच्चे ने लिखा 40 सर, ना एक ऊपर और एक नीचे होता तो दिक्कत ही हो जाती। वेरी गुड। 52, 40, 44, 56, वेरी गुड। 63, शाबाश। 45, अब मैंने ये देखा यूट्यूब वाले रुक गए हैं, ठीक है। 56 शायद, ओ 63, ऑसम। 40, 51। तो देखो सिंपल सी बात है, जितना भी आपका स्कोर रहा सीए इंटर में उसको भूल जाओ, ठीक है। दैट डज नॉट मैटर एनी मोर। फाइनल ऑडिट में अगर आप 60 प्लस का सोचते हो तो ही यहां बैठना, ठीक है। और मैं कहता हूं 60 प्लस भी छोड़ो, जब सामने वाली पार्टी 71 मार्क्स लेके आई थी तो आपको भी कम से कम 70 प्लस का तो सोचना ही चाहिए व्हेन यू आर गेटिंग ऑल द गाइडेंस, एवरीथिंग विद इन द बैच इटसेल्फ। तो प्लीज एक बात सारे बच्चे मेरे को भी कमिट करेंगे कि आप कितना सोचते हो स्कोर करने का। मिनिमम 60 प्लस तो लिख देना नालायको, ठीक है। कितना आप स्कोर करने का सोचते हो इन योर सीए फाइनल ऑडिट। पूरे जोश के साथ, पूरी एक्साइटमेंट के साथ यू हैव टू राइट दिस इन दिस पार्ट।
सर बल्कि ऑडिट ही याद रहते हैं, बाकी में तो पता ही था पास हो जाएंगे इंटर में, इसलिए मुझे अभी भी याद है 43। वेरी गुड सोनू वर्मा, जल्दी से बताइए जी कितना स्कोर करने का सोचते हो? 75 75 आ गए भाई साहब, 75 75 आ गए, शाबाश। 60 प्लस 60 प्लस। एक ने तो स्कोर ही ऐसा लिखा मैं बोल ही नहीं पा रहा, ठीक है। 80 प्लस 75, ऑसम। यही एनर्जी के साथ आपने रहना है, इसी बात को ध्यान में रखना। बच्चा कह रहा है 80 मार्क्स लेके आएंगे इस बार, तो मैं आपको चलो थोड़ी मोटिवेशन देता हूं। इन द लास्ट एग्जाम्स ओनली जो ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स थे दैट वाज 79 मार्क्स एंड शी वाज अवर स्टूडेंट, ठीक है। उसका इंटरव्यू भी हमने यूट्यूब पे डाल रखा है, तो विद इन द बैच ओनली आई विल शेयर दैट लिंक विद यू। प्लीज वॉच दैट इंटरव्यू बिकॉज दैट विल गिव यू द राइट गाइडेंस कि कैसे आपने लेक्चर्स का बेस्ट फायदा उठा के चलना है। तो नाउ विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट विद द टुडे सेशन। एंड आपको बस मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अपनी पानी की बोतल लेके बैठना, अपनी एक नोटबुक लेके बैठना, जहां भी मैं कुछ नोटिंग वगैरह कराऊं तो वो नोटिंग कर लेना। बुक्स आपके पास आ गई होगी, सो या दिस इज द बुक दैट शुड बी देयर विद यू। ओके, नोट्स आपके पास होंगे, क्वेश्चन बैंक आपके पास आ चुका है। नाउ लेट्स बिगिन विद द टुडेज क्लास। सर आज हम कौन से टॉपिक के साथ शुरू करेंगे? सो द टॉपिक दैट वी आर स्टार्टिंग टुडे, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपका बेस डेवलप करेगा फॉर द फुल सीए फाइनल ऑडिट। यानी इस क्लास से लेके आखिरी क्लास तक इस टॉपिक की महत्वता और आप कह सकते हो इंपॉर्टेंस बनी ही रहेगी। सर ये टॉपिक है आप सबका, मेरा, हम सबका फेवरेट ऐसे, दैट इज ऐसे 200। प्यार से हम इसको बोलते हैं सर क्या? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट in accordance with standards on auditing. This is your essay 200। एक बार इस ऐसे पे हमने कमांड बना ली, आप ये मान के चलो पूरा का पूरा ऑडिट आपको समझ गया। क्या बात करो सर? हाँ, सबसे पहले तो सर एक सवाल आता है, ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है क्या? एक ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है क्या, ये बताओ मास्टर जी। मैंने कहा वेरी गुड, तो यही बताते हैं आपको। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ओवरऑल ऑब्जेक्टिव की, तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। क्या बात करो सर? अभी आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस सुनते जाओ मेरे साथ। हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस। सर ये रीजनेबल एश्योरेंस किस चीज को लेके? रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल, हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, दीज आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट। क्या बात कर रहे हो सर? क्या बात कर रहे हो सर? मैंने कहा हां, यही गेम है सारी की सारी। हमें ये इंश्योर करना है कि जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इनमें क्या नहीं है सर? इनमें मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। अच्छा सर एक बात बताओ, मान लो रीजनेबल एश्योरेंस मिल गई, मान लो हमको रीजनेबल एश्योरेंस मिल गई, तो उसका करेंगे क्या? मैंने कहा एक बार तुमको संतुष्टि मिल जाती है, एक बार तुमको एज अ ऑडिटर संतुष्टि मिल जाती है, बस जाओ और अपना ओपिनियन देके आ जाओ, जाओ और अपना ओपिनियन देके आ जाओ। यानी इस ओपिनियन का क्या करेंगे, कहां कैसे देंगे? ओपिनियन के लिए आपको रिपोर्ट देनी है, यानी फॉर्म योर ओपिनियन। आपने एक बार अपना ओपिनियन फॉर्म किया एंड रिपोर्ट करना है एज पर द एसेस। क्या ये बात समझ आई? हां सर। तो एक बात तो सर क्लियर है, ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग किसकी बात करता है? सर ये साफ साफ कहता है कि हमको चाहिए रीजनेबल एश्योरेंस। एक बार रीजनेबल एश्योरेंस मिल गई कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मटीरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, फिर हम अपना ओपिनियन बना के रिपोर्ट कर देंगे। तो सर एक बात बताओ, ये रीजनेबल एश्योरेंस क्या भला है? What do you mean by reasonable assurance? So before I talk about the reasonable assurance, मैं आपको ना ऑडिट का एक बार पहिया बता देता हूं।
ये जो ऑडिट का पहिया है ये बहुत काम आता है एंड इट विल बी वेरी वेरी रेलिवेंट फॉर यू एज द क्लास प्रोसीड्स। ध्यान से समझना, व्हाट इज द ऑडिट का पहिया। पहली चीज जो ऑडिटर करता है वो सबसे पहले तो इंगेजमेंट को एक्सेप्ट करता है। जो ऑडिट की इंगेजमेंट है उसको वो एक्सेप्ट करेगा। समझ गए सर? जब एक बार उसने इंगेजमेंट एक्सेप्ट कर ली प्लस इंगेजमेंट पे साइन हो गया, उसके बाद सर क्या होगा, उसके बाद आप ध्यान से समझना, इंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के बाद ही विल स्टार्ट परफॉर्मिंग द ऑडिट प्रोसीजर्स। अभी ये ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसकी टेंशन मत लेना, बाद में इस सब चीज को हम कवर करेंगे। वेरी गुड सर। ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके क्या मिलेगा सर? ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करके मिलेगा ऑडिट एविडेंस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। क्या मैं आप सबसे पूछूं ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए? चैट बॉक्स पे लिखने की जरूरत नहीं, वैसे ही बता दो। सर हमने इंटर में पढ़ा था ऑडिट एविडेंस शुड बी अ सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। शाबाश, क्या बात है। अब जो ऑडिट एविडेंस है उस पे वी ड्रॉ द कंक्लूजन। सर कंक्लूड क्या करना है? यही कंक्लूड करना है कि क्या आपका ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट है या नहीं। जब आपने सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस ले लिया, ये आप कंक्लूड कर चुके हो, देन यू विल फॉर्म योर ओपिनियन एंड यू विल रिपोर्ट। क्या ये बात समझ आई? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। तो सर आपने हमको इतना बताया कि पहले इंगेजमेंट एक्सेप्ट करते हैं, फिर उसके बाद ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, उससे हमको ऑडिट एविडेंस मिलता है। एविडेंस पे हम क्या परफॉर्म करते हैं, जल्दी से बताओ। एविडेंस पे हम क्या फॉर्म करते हैं? कंक्लूजन, एंड कंक्लूजन के बाद हम ओपिनियन फॉर्म करके चलते हैं। समझ गए सर? सर एक बात बताओ, एक तरफ आप कह रहे हो ऑडिट ये है, एक तरफ आप कह रहे हो ऑडिट ये है, चल क्या रहा है? मैंने कहा सेम चीज है, सेम चीज है, बस भाषा अलग अलग लिख रखी है। जब मैंने बोला रीजनेबल अश्योरेंस तो तुमको किसकी खुशबू आई? हम क्या ऑब्टेन कर रहे हैं? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। पैप है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। टैट है। हम ऑब्टेन करना चाहते हैं सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, यानी हमको चाहिए संतुष्टि, हमको चाहिए एविडेंस कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। तो इन्होंने बोला रीजनेबल एश्योरेंस, तुमने क्या सुना जल्दी से बताओ। सर हमने सुना सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। ओ, एंड रीजनेबल एश्योरेंस जैसे ही मैं बोलता हूं, ठीक है, मैंने दूसरी चीज तुमको क्या बताई? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। जब मैंने बोला सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, इसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब है हमारे एविडेंस में दो क्वालिटीज होनी चाहिए, एक तो सफिशिएंसी और एक एप्रोप्रिएटनेस। आप ऐसा मान के चलो आपकी जो इंटर ऑडिट थी ना, उसकी आज मास्टर क्लास चल रही है, उसकी आज रिवीजन क्लास चल रही है। जितने कॉन्सेप्ट्स आप इंटर में पढ़ के आए हो सबकी मैं आपसे डिटेल में डिस्कशन करूंगा। सो यू नीड नॉट वरी अबाउट इट, बस सुनते जाओ और मेरे साथ साथ इंटरेक्ट करते जाओ, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो हमको कैसा एविडेंस चाहिए? हमको चाहिए सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। जल्दी से बताओ सफिशिएंसी किससे रिलेट करती है, क्वांटिटी से या क्वालिटी से? व्हाट डू यू ऑल फील? जो हमारी सफिशिएंसी है वो किससे रिलेट करती है, क्वांटिटी से या क्वालिटी से? बताना जरा, जल्दी से बताइए। सफिशिएंसी किससे रिलेट करती है, क्वांटिटी या क्वालिटी? देखते हैं कौन कौन बच्चा एकदम सही जवाब देता है। बताइए जी बताइए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर सफिशिएंसी इज अबाउट द क्वांटिटी ऑफ एविडेंस एंड एप्रोप्रिएटनेस इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ एविडेंस। वेरी गुड। अब सर एक बात बताओ, ये जो एप्रोप्रिएटनेस है और क्वालिटी है, ये किन दो चीजों पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है फर्दर दो फैक्टर्स पे, जिनको हम बोलते हैं रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी। ओ, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना। एक है वर्ड रेलिवेंस, एक है वर्ड रिलायबिलिटी। सर रेलिवेंस क्या होता है? अगर मैं आपको बोलूं कोई ऑडिट एविडेंस की रेलिवेंस देखनी है, ये रेलिवेंस क्या होता है? आओ ध्यान से समझे। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाओगे।
रेलिवेंस ऑफ ऑडिट एविडेंस। पहले तो रियल लाइफ से समझते हैं। दो चीजें पढ़ी हैं सर, क्या? एक है बटर पनीर मसाला। ओ क्या बात कर रहे हो सर, बटर पनीर मसाला, आहा। और दूसरी चीज है घास। इन दोनों में से कौन सा रेलिवेंट है? इन दोनों में से कौन सा रेलिवेंट है टू सेटिस्फाई द हंगर ऑफ अ काउ? फटाफट बताओ, इन दोनों में से कौन सा रेलिवेंट है टू सेटिस्फाई द हंगर ऑफ द काउ? पनीर बटर मसाला खा के गाय खुश होगी या घास खा के गाय खुश होगी? सर ऑब्वियस ही बात है, घास खा के गाय खुश होगी। तो जो घास है, दिस घास, दिस बिकम्स रेलिवेंट टू सेटिस्फाई द हंगर ऑफ द काउ। बट जब हम ऑडिट पढ़ते हैं, रेलिवेंस का मतलब तो हम समझ गए। ऑडिट के टर्म्स में अगर मैं रेलिवेंस की बात करूं तो सर बड़ा सिंपल है। रेलिवेंस का मतलब है कि जो आपका ऑडिट प्रोसीजर है, जो आपकी अजर्शन आप टेस्ट करना चाहते हो, उस अजर्शन को टेस्ट करने के लिए क्या रेलिवेंट है। अब सर आपने तो बड़ी मस्त मसालेदार बात भी बोल दी, अजर्शन। यानी अजर्शन को टेस्ट करने के लिए जो रेलिवेंट है वही एविडेंस लेंगे। अब बच्चों के मन में आया सवाल, सर अजर्शन क्या होती है ये भी बता दो। तो अजर्शन कुछ नहीं है, अजर्शन है मैनेजमेंट के दिल की बात। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, तुम्हारे भी दिल में भी कई बातें होंगी जो तुम कई बार किसी को नहीं बता पाए होगे, आई अंडरस्टैंड। बट ये जो असर्शन है ये मैनेजमेंट के दिल की बात है। सर मैनेजमेंट के दिल की बात है मतलब लिख लो भले, मैनेजमेंट के दिल की बात। यानी आप ऐसा कह सकते हो, दीज आर द रिप्रेजेंटेशंस, ठीक है, मेड बाय द मैनेजमेंट। मैंने कहा था ना मैनेजमेंट के दिल की बात है। रिप्रेजेंटेशंस मेड बाय द मैनेजमेंट विच आर embodied in the फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी तुम बस मेरे को ना सुनते जाओ, ये सारी चीजें मैं तुमको इकट्ठी करके दूंगा, बस अभी ध्यान से ना समझते जाना जो जो बोल रहा हूं। दीज आर द रिप्रेजेंटेशंस मेड बाय द मैनेजमेंट एम्बॉडीड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विच आर यूज्ड बाय द ऑडिटर। हम इनका यूज करते हैं, ठीक है, किस पर्पस के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ डिजाइनिंग द ऑडिट प्रोसीजर्स। जो हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स हैं हम उनको अजर्शन के हिसाब से डिजाइन करके चलते हैं। सर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझ में नहीं आया। आपने तो बस काला अक्षर भैंस बराबर हमको एक डेफिनेशन दे दी और उसमें आपने बोला कि मैनेजमेंट कुछ रिप्रेजेंटेशन करता है, कहां होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होती है। ऑडिटर उसका यूज करेगा किस चीज के लिए? ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करने के लिए। थोड़ा एग्जाम्पल से बताओ। इधर आओ मेरे साथ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर देखो, पता नहीं कहां देख रहे हो। हाँ इधर देखो, देखो भाई सिंपल सी बात है। एक होता है बैलेंस शीट में आइटम जिसका नाम होता है डेटर्स। क्या आपने इसका नाम सुना है? हाँ सर। ये जो डेटर्स है, ठीक है, इन डेटर्स को लेके सपोज मान लो देयर इज अ बैलेंस ऑफ ₹1 लाख। बैलेंस शीट में तो इतनी सी बात लिखी है, बट क्या मैं बोलूं इसके अंदर मैनेजमेंट की कई सारी दिल की बातें छुपी हुई हैं। एग्जाम्पल देके बताओ सर। पहले दिल की बात जो छुपी हुई है वो ये है कि 1 लाख रुपए के जो डेटर्स है ना, ये एग्जिस्ट करते हैं। ओ, एग्जिस्टेंस ऑफ 1 लाख रुपीज वर्थ डेटर्स, यानी ऐसे लोग हैं जिनसे मुझे लगभग 1 लाख रुपए लेने हैं। क्या ये बात समझ आई? हां सर। दूसरी चीज, ये जो लोग हैं ना, इन पे मेरी राइट है कि मैं इनसे 1 लाख रुपए ले सकता हूं। क्या ये बात मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिख के दी थी? मैंने कहा नहीं, मैनेजमेंट के दिल की बात थी, मैंने एज अ ऑडिटर समझी। तो मैनेजमेंट कहता है 1 लाख रुपए के डेटर्स एग्जिस्ट करते हैं, उन 1 लाख रुपए के डेटर्स पे मेरी राइट है। प्लस जब बैलेंस शीट में 1 लाख रुपए की फिगर लिखी हुई है, दिस फिगर इज कंप्लीट, दिस फिगर इज कंप्लीट, यानी इसमें इन्होंने कोई भी डेटर छूटा नहीं है, कोई सा भी डेटर इसमें छूटा नहीं है। सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले टैं 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 टैं। तो इन्होंने कहा सारे के सारे डेटर्स इसमें इंक्लूडेड है, हमने कोई भी डेटर
ओमिट नहीं किया है। इज दिस पार्ट क्लियर? यस सर। एंड द नेक्स्ट पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, ये जो डेटर्स की वैल्यूएशन है, ये जो डेटर्स की वैल्यूएशन है सर, डेटर्स की वैल्यूएशन कैसे होती है? जितना मेरा इनवॉइस का ड्यू अमाउंट था, ठीक है, उसमें से जब मैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स माइनस करता हूं तो मेरे डेटर की वैल्यू निकल के आती है। हाँ, ये जो वैल्यूएशन है ना, ये भी चकाचक है। ओ भाई साहब, सर हमको तो ये पता ही नहीं था, मैनेजमेंट इतनी सारी दिल में बातें लेके बैठा है, हमको तो ये पता ही नहीं था। अब सारे बच्चों, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, बताना। मुझे ये चेक करना है कि जो एंटिटी के डेटर्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं। मैं कौन सा ऑडिट प्रोसीजर लगा सकता हूं? मेरा डेटर है, यानी मैंने उसको सेल्स की थी, यस सर। अब चेक करना है कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूं? जो मेरा सेल्स इनवॉइस है, जितने भी अनपेड सेल्स इनवॉइस हैं उनको चेक करो। मैंने कहा वेरी गुड। जो एंटिटी कह रही है उसके डेटर्स हैं, उनसे मैं बैलेंस कंफर्मेशन ले सकता हूं। तुम तो आर्टिकल इंटर्न हो, कई बच्चे जो ऑडिट में आर्टिकलशिप कर रहे हैं उनको तो ऑलरेडी पता है हम बैलेंस कंफर्मेशन लेते हैं ऐसे 505 में। वेरी गुड सर। तो मैं उन्हीं से कंफर्मेशन ले लेता हूं कि तुम मेरे डेटर हो। वो कहेंगे हाँ हम आपके डेटर हैं। मैंने कहा कंफर्मेशन मिल गई। तो एग्जिस्टेंस की कैसे पता चलेगा सर? इनवॉइसेस के थ्रू पता चल सकता है, कंफर्मेशन के थ्रू पता चल सकता है। वेरी गुड। इसी तरह अगर मैं राइट की बात करूं, ये भी इनवॉइसेस के थ्रू पता चल जाएगी, ये भी कंफर्मेशन के थ्रू पता चल जाएगी। अब अगर मैं बात करूं कंप्लीटनेस की, तो एक बात बताओ, एंटिटी ने जो लिस्ट बना रखी है डेटर्स की, ठीक है, जिस लिस्ट में है डेटर 1, डेटर 2, डेटर 3, डेटर 4, डेटर 5, इन सब से तो मैंने कंफर्मेशन ले ली, ठीक है, इन सब के मैंने इनवॉइस की टेस्टिंग भी कर ली। अब एक बात बताओ, कंप्लीटनेस भी ऐसी चेक हो जाएगी क्या? कंप्लीटनेस का मतलब ही तो ये था कि लिस्ट में से कोई डेटर छूटा हुआ ना हो। तो अब मैं लिस्ट के भरोसे तो नहीं रहूंगा जब कंप्लीटनेस चेक कर रहा हूं। तुम फील समझ रहे हो टॉपिक की? कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। जब मुझे एग्जिस्टेंस और राइट देखनी है तब तो मैं जाऊंगा ना इस लिस्ट के पास, बट जब मुझे क्या देखना है, जब मुझे कंप्लीटनेस देखनी है, तब मेरे लिए जो लिस्ट है ना, इट बिकम्स इररेलेवेंट। जब मुझे कंप्लीटनेस देखनी है, ये जो मेरी लिस्टिंग है ना, लिस्टिंग, दिस बिकम्स इररेलेवेंट। ओ, तो सर कैसे पता चलेगा कि कोई डेटर छुप के बैठा है, कोई डेटर अनरिकॉर्डेड है? मैंने कहा देखो सिंपल सी बात है, आज आप बैठे हो कौन सी तारीख पे? आज आप बैठे हो कौन सी तारीख पे? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। आज मैं बैठा हूं 31 मार्च पे। अगर कोई 31 मार्च को मेरा डेटर है, यानी उससे मुझे पैसे लेने हैं। पैसे कैसे आते हैं आज की डेट में? बैंक से आते हैं। तो एज अ ऑडिटर 31 मार्च के बाद क्या आएगा? अप्रैल, मई, जून। जो आपका क्लाइंट है ना, उसके बैंक स्टेटमेंट्स उठा लो और फिर क्लाइंट को बुलाओ खोपचे में और उसको पूछो, ये जो अप्रैल में पैसे आए, इस बंदे को तुमने डेटर क्यों नहीं बना रखा था? तो वो आपको एक्सप्लेनेशन देगा। फिर मई में जो पैसे आए, ये इसको डेटर क्यों नहीं बना रखा था? फिर वो आपको एक्सप्लेनेशन देगा। फिर जून में जो पैसे आए, इसको डेटर क्यों नहीं बना रखा था? वो बोल देगा अप्रैल में सेल की थी तो जून में पैसे आए हैं। यानी हमको अगर कंप्लीटनेस चेक करनी है, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, कहां गए तुम? हाँ, अगर तुमको कंप्लीटनेस चेक करनी है, क्या ऑडिट प्रोसीजर बदल गया? हाँ सर, ऑडिट प्रोसीजर बदल गया। मैंने कहा ऑडिट प्रोसीजर बदल गया, ऑडिट एविडेंस बदल गया। अब यहां पे आपका जो ऑडिट एविडेंस है, एग्जिस्टेंस और राइट के लिए आप क्या ले रहे थे? कंफर्मेशन ले रहे थे सर। और क्या ले रहे थे? यहां पे इनवॉइसेस की टेस्टिंग कर रहे थे। यहां कंप्लीटनेस के लिए आपने अपना एविडेंस ही बदल दिया, आपने लिए बैंक स्टेटमेंट्स। आपने क्या लिए सर? हमने लिए बैंक स्टेटमेंट्स। तो अब बैंक स्टेटमेंट क्या है? दिस इज योर रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस। दिस इज योर रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस। दिस इज योर रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस। क्या रेलिवेंस का मतलब समझ आया? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, क्या रेलिवेंस का मतलब क्लियर है? सर रेलिवेंट मतलब एविडेंस शुड बी रेलिवेंट टू द असर्शन बीइंग टेस्टेड। जो आपकी असर्शन टेस्ट हो रही है, जो आपका पर्पस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर है, उस चीज के लिए एविडेंस रेलिवेंट होना चाहिए। अगर वो रेलिवेंट है तो वो एप्रोप्रिएट है,
तो उसके अंदर क्वालिटी है। जल्दी से बताइए, क्या ये पार्ट क्लियर है आप सबको? फटाफट बताइए। इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी गुड राजीव, वेरी गुड जय कुमार, वेरी गुड प्रिया, शाबाश। ऑल क्लियर? यस सर। चलो भाई, चलो 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 आगे बढ़ते हैं। पानी के दो दो घूंट लगाओ फटाफट। अभी आपने बहुत ही बढ़िया चीज सीखी है, जल्दी से पानी के दो दो घूंट लगाओ और बोलो चैट बॉक्स में रेडी फॉर द नेक्स्ट टॉपिक। एकदम मास्टर क्लास चल रही है ऑडिट की आज, ठीक है? नेक्स्ट लेवल मास्टर क्लास चल रही है, मजा आ जाएगा तुमको। ये सारे नोट्स आपको आपके गूगल ड्राइव में पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेंगे फॉर द पर्पस ऑफ रिवीजन, सो नथिंग टू वरी। तो आपको एक बात समझ आ गई, असर्शंस क्या होती हैं? यस सर, हमको असर्शंस के बारे में अच्छी नॉलेज मिल गई। दीज आर द रिप्रेजेंटेशंस मेड बाय द मैनेजमेंट एम्बॉडीड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में छुप के बैठी हैं, ठीक है? एंड ऑडिटर यूज करता है फॉर द पर्पस ऑफ डिजाइनिंग द ऑडिट प्रोसीजर। तो आपने देख लिया किस तरह से हमने असर्शंस को यूज किया फॉर द पर्पस ऑफ डिजाइनिंग अवर ऑडिट प्रोसीजर। सो एवरीथिंग वी आर लिंकिंग। समझ गए सर? अच्छा, वैल्यूएशन भी सोच लो कैसे चेक होगी। वैल्यूएशन को कैसे चेक करोगे? अब वैल्यूएशन के लिए आपका रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस क्या होगा? सर यहां पे हमारा रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस होगा कि हमको ये अमाउंट ड्यू तो ऊपर पता चल गई थी, ठीक है सर? जो प्रोविजन है ना, ये किस बेसिस पे बनता है? सर प्रोविजन इज क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ एजिंग ऑफ द डेटर्स। ओ सर, एजिंग ऑफ द डेटर्स का मतलब है जो डेटर्स लेस देन 6 मंथ्स हैं, एक होते हैं 6 मंथ्स टू 1 ईयर, एक होते हैं ड्यू फॉर 1 to 2 ईयर, एक होते हैं ड्यू फॉर 2 to 3 ईयर एंड एक होते हैं मोर देन 3 ईयर। तो इस पे हम कितना प्रोविजन बनाएंगे? मान लो हमने इस पे प्रोविजन बनाया 100%, इस पे बनाया 80%, इस पे बनाया 60%, इस पे बनाया 30% और मान लो इस पे बनाया हमने 15%, ठीक है? हमने इस तरह से मोटा माटी प्रोविजंस बना रखे हैं। तो अब अगर मुझे प्रोविजंस चेक करने हैं, तो मुझे एक बात बताओ, आप यहां पे क्या लोगे? डेटर की एजिंग। सो दिस बिकम्स योर रेलिवेंट ऑडिट एविडेंस। सो द ऑडिट एविडेंस शुड बी रेलिवेंट टू द असर्शन बीइंग टेस्टेड। गॉट इट सर? अब सर आपने हमको रेलिवेंस तो बता दी, आई होप रेलिवेंस वाला पार्ट आपको पूरा अच्छे से क्लियर है। अब हमको रिलायबिलिटी भी बता दो। तो रिलायबिलिटी तो आपको ऑलरेडी पता है, कौन सा एविडेंस रिलायबल होता है। मैं आपको एग्जांपल देके बताऊंगा, आप क्वेश्चन आंसर में आपको समझ आ जाएगा। एक ऑडिट एविडेंस है जो एज अ ऑडिटर मैं किसी एक्सटर्नल पार्टी से ले रहा हूं, मैनेजमेंट से नहीं ले रहा, किसी एक्सटर्नल पार्टी से ले रहा हूं। क्या वो ज्यादा रेलिवेंट होगा? ऑब्वियसली, क्योंकि मैनेजमेंट उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकती, चांसेस ऑफ मैनिपुलेशन आर वेरी लेस। ओके सर। क्या सर ऐसा एविडेंस जो मैं एंटिटी के अंदर से ले रहा हूं वो हमेशा बेकार होता है? मैंने कहा नहीं। अगर एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं, एंटिटी के जो प्रोसेसेस हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो एंटिटी के अंदर बनाया हुआ एविडेंस भी रिलायबल होगा, ठीक है सर? और सर जो एविडेंस मैं मैनेजमेंट से ओरली ले रहा हूं, यानी मैनेजमेंट बातों बातों में दे रही है, वो ज्यादा रिलायबल होगा या जो मेरे पास डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में होगा? सर डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में ज्यादा रिलायबल होगा। प्लस एक बात और बताओ, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसमें फोटोकॉपी ज्यादा रिलायबल होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ज्यादा रिलायबल होगा? सर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ज्यादा रिलायबल होगा। तो ये सारी जो डिस्कशन है ना, हम ऐसे 500 में और एक और बार करेंगे, बट अभी के लिए आई होप यू अंडरस्टैंड द रिलायबिलिटी। यस सर, हम समझ गए रिलायबिलिटी का मतलब कौन सा एविडेंस है जिसपे मैं भरोसा कर सकता हूं, कौन सा एविडेंस है जिसपे मैं भरोसा कर सकता हूं, जिसपे मुझे फेथ है, कॉन्फिडेंस है कि ये एविडेंस सही है। तो दो चीजें हैं जो क्वालिटी बताती हैं। सर क्वालिटी का कौन कौन सी चीजें हैं? एक तो आपका हो गया रेलिवेंस, एक हो गया रिलायबिलिटी। क्वांटिटी का आपको ऑलरेडी पता है कि क्वांटिटी कितनी लेंगे। अच्छा, जस्ट फॉर योर टेस्टिंग योर इंटर नॉलेज, एक बार आपकी इंटर की नॉलेज टेस्ट कर लेते हैं। ये कहता है सफिशिएंसी जो होती है ना, क्वांटिटी, ये भी दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप लॉजिकली खुद ही आंसर बता दोगे। अब आपका दिमाग चलने लग गया मेरे साथ। ये कहता है एक है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, दूसरा है क्वालिटी ऑफ एविडेंस। जल्दी से बताओ, पहले तो अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज्यादा है
तो क्वांटिटी ज्यादा होगी या कम होगी? मैंने अभी आपको सिखाया ही नहीं, ये तो आपकी एग्जिस्टेंस जो नॉलेज है उसको मैं यूज करके आपको चेक करूंगा। जल्दी से बताओ, रोमम ज्यादा है तो क्वांटिटी ज्यादा लोगे या कम लोगे? लेट्स सी कितना कितना किस किस को याद है, जल्दी से बताइए। Come on, turn the radio on the Sunday night, and I won't too long, to do my hair, do my hygiene, huh? शाबाश। रिस्क ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है तो रिस्क अगर आपको ज्यादा लग रही है कि यानी आपको लग रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चेकिंग ज्यादा करेंगे। लॉजिकल है ना? मुझे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या है? चांसेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है, तो अगर वो चांसेस ज्यादा हैं तो आपको चेकिंग ज्यादा करनी पड़ेगी ना। लॉजिकली चलो, हाँ सर, जब चेकिंग ज्यादा करनी पड़ेगी इसका मतलब आप क्वांटिटी ज्यादा लोगे। वेरी गुड। अब आ जाते हैं क्वालिटी के ऊपर, अब आ जाते हैं क्वालिटी के ऊपर। अगर मेरी क्वालिटी अच्छी है एविडेंस की, तो जल्दी से बताओ जो इसकी क्वांटिटी है वो ज्यादा होगी या कम होगी? अब ये भी बता दो, ये भी लॉजिकल है, ये भी कॉमन सेंस बेस्ड है, पूरा का पूरा आपका दिमाग खोलेंगे। जल्दी से बताइए, इफ द क्वालिटी इज गुड व्हाट वुड बी द क्वांटिटी? वुड यू नीड मोर क्वांटिटी या लेस में भी काम चल जाएगा? कम में भी काम चल जाएगा। वेरी गुड। इसको ना मैं बड़ा क्लासिक एग्जांपल लेकर चलता हूं, पंजाबी वाला एग्जांपल। इधर आओ, जल्दी आओ सारे के सारे बच्चे। आई डोंट नो हाउ मेनी पंजाबीज इन द हाउस बट आई एम अ सिंधी, ठीक है? तो मैं क्या करता हूं ना, मेरे को भाई साहब पराठे बड़े पसंद है, आलू के पराठे तो बहुत ही ज्यादा पसंद है। अब मेरी मम्मी ना कभी कभार क्या करती है ना, आलू का पराठा जल्दी देना होता है तो वो ऐसी दे देती है, मतलब तवे पे से उतार के। कभी कभी उनके दिल में बड़ा प्यार आ रहा होता है मेरे लिए, तो वो उस पर ना मक्खन डाल के देती है। तो अब मेरे को दो वेराइटीज ऑफ पराठे मिलते हैं जनरली, एक तो बिना मक्खन वाले, एक मक्खन वाले। सर मुंह में पानी आ रहा है, हम क्या करें? मैंने कहा चुपचाप मेरी बात सुनो, ठीक है? तो एक आते मक्खन वाले, एक आते बिना मक्खन वाले। जल्दी से बताओ, अगर मुझे मक्खन वाले पराठे मिल रहे हैं एज कंपेयर टू बिना मक्खन वाले, मेरी क्वांटिटी ज्यादा जाएगी या कम जाएगी? सर आपका जो पेट है ना वो जल्दी भर जाएगा, जल्दी नहीं जल्दी। आपका जो पेट है वो मक्खन वाले पराठे से ना जल्दी भर जाएगा। क्योंकि मेरा पेट मक्खन वाले पराठे से जल्दी भर जाएगा ना, तो कम क्वांटिटी में भी मुझे उतनी सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी। तो बस तुमको ये पराठे वाली बात ध्यान रखनी है, तुमको कभी इस चीज में दिक्कत नहीं होगी कि क्वालिटी और क्वांटिटी का क्या रिलेशन है। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, पराठे में ढेर सारा मक्खन लगाए, ऑडिट एविडेंस पे ढेर सारी रेलिवेंस है, ढेर सारी रिलायबिलिटी है, तो तुम्हारा कम एविडेंस में भी काम चल जाएगा। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर? तो सारे के सारे बच्चे एक बात समझ गए कि हमारी क्वांटिटी और क्वालिटी क्या है। अच्छा, टॉपिक क्या चल रहा है? टॉपिक क्या चल रहा है? रीजनेबल एश्योरेंस। अभी तो तुमने रीजनेबल एश्योरेंस का मतलब समझा सर। रीजनेबल एश्योरेंस मतलब सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। सफिशिएंसी मतलब क्वांटिटी, एप्रोप्रिएटनेस मतलब क्वालिटी। मैं तुम्हारे दिमाग के साथ ना गेम खेल रहा हूं, ठीक है? तुमको सारी चीजें खोल के दे रहा हूं कि रीजनेबल एश्योरेंस क्या हो गई, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट का तुमको मतलब समझ आ दिया। क्वांटिटी क्या होती है, क्वालिटी क्या होती है? क्वांटिटी किन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? रोमम और क्वालिटी। एक क्वांटिटी बढ़ाता है, एक क्वांटिटी कम करता है। सिंपल सिंपल सर। दूसरी चीज क्या थी? एप्रोप्रिएटनेस, दैट इज योर क्वालिटी। रेल सर, रेल का मतलब क्या था? रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी। रेलिवेंस के लिए हमने असर्शन वाली डिस्कशन की थी, रिलायबिलिटी की बात तुमको क्लियर है। जल्दी से बताओ, क्या रीजनेबल एश्योरेंस का जो बेसिक अंदर की अंडरस्टैंडिंग है, इज दैट पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मजा आएगा, पूरा लुफ्त उठा के पढ़ेंगे सब्जेक्ट का, खोल लेंगे अच्छे से, मजा आ जाएगा। बताओ। ऑलराइट, चलो सर, बस आप ना ज्यादा बड़ा बड़ा मत लिखा करो चैट बॉक्स में, वरना चैट ही लिखते रह जाओगे पूरा दिन। वाई लिख दिया करो यस, एन लिख दिया करो नो। नहीं आया तो बताओ वापस सर, ठीक है? सो एज इजी एज इट कैन गेट। अब सारे बच्चे मेरी बात समझना, रीजनेबल एश्योरेंस जो है उसमें हम सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस लेते हैं, ठीक है? बट क्या नाम से ही पता चल रहा है वैसे, क्या मैं आपको एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे रहा हूं या रीजनेबल एश्योरेंस? सर आप रीजनेबल एश्योरेंस दे रहे हो, यानी रीजनेबल एश्योरेंस इज अ हाई बट नॉट एन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। दिखाऊं मैं आपको ये बात कहां लिखी है?
बताओ सर, बताओ सर, बताओ ये वाली बात हमको कहां मिलेगी, दैट रीजनेबल अश्योरेंस इज अ हाई बट नॉट एन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस। तो देखो ये क्या कहता है, टू ऑब्टेन रीजनेबल अश्योरेंस ऑडिटर को सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस चाहिए टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। सर ये ऑडिट रिस्क क्या होता है, ये अभी पेंडिंग है, मैं आपको बता दूंगा। जब आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल जाएगा तो आप क्या ड्रॉ करते हो, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, टू ड्रॉ रीजनेबल कंक्लूजन। इन कंक्लूजन के बेसिस पे आप ओपिनियन बनाते हो, ऐसे 200 का पार्ट है, आ सकते हो आप इस पे, ठीक है सर। अब रीजनेबल एश्योरेंस क्या है, क्या ये एब्सोल्यूट एश्योरेंस है, नारे बाबा ना, इट इज अ हाई बट नॉट एन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस। दोबारा दोहराओ मेरे साथ। अच्छा, आपको ना मैं जो जो इंस्ट्रक्शन दूंगा उनको ना बोलते जाना है, जैसे आप एक स्कूल में छोटे बच्चे की तरह रहते थे ना। अभी क्लास ही तो चल रही है, आप सुबह सुबह उठे, नहा धो के आए, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है, और वो हमारा भी सेशन चल रहा है, तो मैंने बोला जो जो मैं बोल रहा हूं तुमको भी वैसे ऐसे बोलते चलना है। इट इज अ हाई, चिल्ला के बोलो ताकि पास वाले 4 घर को पता चले लड़का सीए कर रहा है, ठीक है, चिल्ला के बोलो, इट इज अ हाई, फिर से, इट इज अ हाई बट नॉट एन एब्सोल्यूट लेवल ऑफ अश्योरेंस, ठीक है। अब ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। अब सफिशिएंसी का क्या मतलब होता है, क्वांटिटी। क्वांटिटी किन दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, रोमम एंड क्वालिटी। एप्रोप्रिएटनेस का क्या मतलब है, क्वालिटी, एंड क्वालिटी डिपेंड्स ऑन रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी। क्या ये बातें दिमाग में गई, गई सर। अब सर एक बात बताओ, हम यहां पे एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं लेते। इंटर में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट स्टिल आई वांट टू नो एट द सीए फाइनल लेवल, व्हाई आरंट वी टेकिंग एब्सोल्यूट एश्योरेंस इन दिस केस, जल्दी से बताइए। हम काहे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हम यहां पे एब्सोल्यूट एश्योरेंस क्यों नहीं ले रहे, बताओ। इसका आंसर एक ही बंदे के पास है, जो पहले बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता था, ही इज ऑल्सो नोन एज द मास्टर ब्लास्टर। जल्दी से बताओ कौन है वो बंदा और क्या है आंसर। हाय रे हाय ये क्या हुआ, मैंने ना ये जाना, डिपेंडेंट ऑन मैनेजमेंट। मैंने कहा नहीं, सीधा आंसर बताओ सर। आइला, सचिन बोलता था ना, आइला। आइला का क्या मतलब है, आइला का मतलब है, आइला का मतलब है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग, यानी आप ऐसे कह सकते हो सर ये हैं ऑडिटर की मजबूरियां, ये हैं ऑडिट की मजबूरियां। सर मजबूरियां मतलब आप यहां पे ऑडिट में गारंटी नहीं दे सकते, आप यहां पे एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है। सर क्यों नहीं दे सकते, बिकॉज आपकी मजबूरी है। तो देखो क्या कहता है, ऑडिटर इजंट एक्सपेक्टेड टू एंड कांट रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू जीरो। सर ऑडिट रिस्क क्या है, मैं बताता हूं, सिंपल सी बात है। ऑडिटर का काम क्या था, ओपिनियन देना। लेट्स कीप इट वेरी सिंपल। ऑडिट रिस्क मतलब रिस्क है कि ऑडिट गलत होगा, हां सर। ऑडिटर का काम क्या था, ओपिनियन देना। अगर ओपिनियन ही गलत तो ऑडिट रिस्क है। सर ओपिनियन गलत कब, जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी फिर भी आपने क्लीन रिपोर्ट दे दी। मटेरियल मिसस्टेटमेंट थी होने के बावजूद आपने यहां पे क्लीन ओपिनियन दे दिया। अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट होते हुए आपने गलत ओपिनियन दे दिया तो उसको ऑडिट रिस्क कहते हैं। तो यह कहता है कि इस रिस्क को हम जीरो नहीं कर सकते, यानी दूसरे तरीके से आप बोलो तो हम यहां पे रीजनेबल एश्योरेंस लेते हैं। इसको तीसरे तरीके से आप बोलो तो आप यहां पे बोलोगे, दूसरा तरीका क्या था, रीजनेबल एश्योरेंस लेते तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले सकते। एंड तीसरा तरीका कहता है बोलने का कि जो भी ऑडिट एविडेंस होगा वो परसुएसिव होगा, कंक्लूसिव नहीं होगा। सर परसुएसिव का मतलब है हम यहां पे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस लेंगे, हम यहां पे गारंटी नहीं दे सकते कि सब कुछ एकदम ठीक है या नहीं। जल्दी से बताओ 3 तरीके ये बोलने के कि ऑडिट में दिक्कत है। पहली चीज, ऑडिट रिस्क को जीरो नहीं कर सकते, समझ गए सर। दूसरी चीज, रीजनेबल एश्योरेंस लेते हैं, एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं। एंड तीसरी चीज, जो आपका ऑडिट एविडेंस है वो परसुएसिव होगा, कंक्लूसिव नहीं होगा। सो गो इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर, पहले एविडेंस से स्टार्ट करो। ऑडिट एविडेंस विल बी परसुएसिव नॉट कंक्लूसिव। एविडेंस से कौन सी एश्योरेंस मिलती है, रीजनेबल मिलती है, एब्सोल्यूट नहीं मिलती।
एंड उस अश्योरेंस के बेसिस पे जो आप ओपिनियन दे रहे हो वो गलत हो सकता है, यानी ऑडिट रिस्क इज नॉट जीरो। आप अपनी ऑडिट रिस्क को जीरो नहीं कर सकते। क्या ये तीनों पॉइंट्स क्लियर है? हाँ सर। पहले एविडेंस की बात कर ली, पहले बोल दिया एविडेंस के बारे में कि जो एविडेंस है वो परसुएसिव होगा, कॉन्क्लूसिव नहीं होगा। एविडेंस पे हमको कौन सी अश्योरेंस मिलती है? रीजनेबल अश्योरेंस मिलती है, एब्सोल्यूट नहीं मिलती। एंड उसके बेसिस पे जो ओपिनियन निकालते हैं वो गलत हो सकता है, यानी ऑडिट रिस्क कैन नेवर बी रिड्यूस टू जीरो। अब सवाल उठता है सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों मास्टर जी, ऐसा क्यों? तो ध्यान से समझना, मजा आ जाएगा। पहली मजबूरी है उनकी साइड से। सर उनकी साइड से का क्या मतलब है? इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। उनकी साइड से का मतलब है मैनेजमेंट की साइड से। हम तो ऑडिटर हैं, वो हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले। तो जो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही दूध से धुले नहीं है, यानी कई जगह मैनेजमेंट ने अपना अनुमान लगाया है, कई जगह मैनेजमेंट ने अपनी जजमेंट लगाई है। तो जब मैनेजमेंट अपनी जजमेंट लगा रही है तो कौन सी जजमेंट एकदम परफेक्टली सही बैठेगी? पॉसिबल ही नहीं है। सोच के बताओ, बचपन से आप अकाउंटिंग में एस्टिमेट्स बनाए जा रहे हो, कभी कोई प्रोविजन का एस्टिमेट बना रहे हो, इवन जब आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पढ़ा तो वो तो पूरा गेम ही फेयर वैल्यूएशन पे चल रहा है। अब आपकी जो फेयर वैल्यूएशन आपने किसी वैल्यूअर से निकलवाई है वो भी तो एस्टिमेट है। हाँ सर। अब वो एस्टिमेट कौन कह सकता है 100% गारंटी के साथ कि वो सही है? सर पॉसिबल ही नहीं है, यानी देयर इज सम रिस्क कि वहां पे भी गलती हो सकती है। हाँ, तो पहली मजबूरी किसकी है? मैनेजमेंट की, हमारी नहीं है भाई साहब। एज ऑडिटर मैनेजमेंट की मजबूरी है कि जो मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है उसमें जजमेंट लगती है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में। क्योंकि जजमेंट लगती है तो जजमेंट कैन नेवर बी परफेक्ट। जजमेंट कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकती, जजमेंट में हमेशा खामियां रहेंगी। क्योंकि जजमेंट में हमेशा खामियां रहेगी, पहली मजबूरी मैनेजमेंट की तरफ से। क्या पहली मजबूरी क्लियर है? जल्दी से बताओ। इज द फर्स्ट मजबूरी क्लियर? यस सर, हमको पहली मजबूरी क्लियर है। नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, दैट मीन्स द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्वॉल्व्स जजमेंट बाय द मैनेजमेंट। किस चीज के अंदर? जब वो एफआरएफ की रिक्वायरमेंट्स को अप्लाई कर रहे हैं। एफआरएफ मतलब आपका हो गया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, एएस, इंड एएस, शेड्यूल 3, जो इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए मैनेजमेंट जजमेंट लगाती है। एग्जांपल के तौर पे अकाउंटिंग एस्टिमेट। आई होप पहली जो इनहेरेंट लिमिटेशन है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर आपको एकदम दिमाग में बैठ गई। अब आती है सर सेकंड मजबूरी, हमारी मजबूरी। अब इधर देखो, हमारी मजबूरी क्या है सर? तुम ऑडिटर हो। थैंक यू सर बताने के लिए। नहीं नहीं नहीं, सुनते जाओ। तुम ऑडिटर हो। एक ऑडिटर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करेगा तो उसको ऑडिट एविडेंस चाहिए, उसको इंफॉर्मेशन चाहिए। वो इंफॉर्मेशन किसके हाथ में है? मैनेजमेंट के हाथ में। तो अब अगर मैनेजमेंट चाहे तो हो सकता है वो तुमको पूरी बात बताए ही ना, वो तुमसे इंफॉर्मेशन छुपा ले। जरूरी नहीं है उसके मन में चोर है, बट नोइंगली अननोइंगली दे मे नॉट शेयर द होल इंफॉर्मेशन विद यू। अब अगर कोई बंदा आपसे इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा तो सर इसका क्या मतलब है? मान लेते हैं उनके मन में चोर है। चोर का क्या मतलब होता है सर? फ्रॉड। एंड फ्रॉड इज अ सोची समझी चाल। कम ऑन, फ्रॉड इज अ सोची समझी चाल। तो पहला पॉइंट क्या था? मैनेजमेंट एंड अदर्स don't provide the complete information relevant to the preparation and presentation of financial statement। सर वो क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि उनके मन में चोर है। सर चोर का क्या मतलब है? फ्रॉड। फ्रॉड इज अ सोची समझी चाल, अंग्रेजी में sophisticated and carefully organized schemes which are designed to conceal it। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो फ्रॉड दिख जाएगा। यानी आप अपने फ्रॉड को छुपाने के लिए कैसी कैसी चालें चलते हो। एंड थर्ड पॉइंट, कई लोगों के मन में आ रहा होगा तो सर ऑडिटर फ्रॉड को पकड़ क्यों नहीं लेता? हमारे कोई हाथों पे मेहंदी लगी है क्या जो हम फ्रॉड को नहीं पकड़ सकते? हाँ मेहंदी लगी है। ये ऑडिट है भाई साहब, इन्वेस्टिगेशन नहीं। आपके पास वो जो इन्वेस्टिगेशन वाली पावर्स होती है ना, वो पावर्स है ही नहीं।
क्योंकि वो पावर्स नहीं है तो आप फ्रॉड को नहीं पकड़ पाते, आपकी बस की नहीं है फ्रॉड को पकड़ना। यानी ऑडिट इज नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन इनटू द एलिज्ड रॉन्गडूइंग्स, ही डजंट हैव द स्पेशल लीगल पावर्स ऑफ सच। क्या बढ़िया है, क्या बढ़िया पॉइंट्स है, तीनों के तीनों पॉइंट आई होप आपके दिमाग में बैठ गए। जल्दी से बताओ ऑडिट की क्या मजबूरी है? सर हम मजबूर हैं, हम मैनेजमेंट पे डिपेंडेंट है, सो द मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड अस विद द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। क्या पहला पार्ट क्लियर है? हाँ सर। जल्दी से बताओ वो क्यों नहीं दे रहे टोटल पूरी इंफॉर्मेशन? क्योंकि उनके मन में अच्छाई है, अच्छाई होती तो बता देते ना। दिक्कत है, दिक्कत यानी चोर है, यानी फ्रॉड है। फ्रॉड इज अ सोची समझी चाल। सोची समझी चाल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम। तुम बोलते क्यों नहीं हो? है तुम बोलते क्यों नहीं हो बे? बोलो ना, बिना बोले दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, मैं पहले ही बता रहा हूं। ये तो सारी मेरी सोच है, ये सोच तुम्हारी सोच बनाने के लिए तुमको भी मेरे साथ बोलना पड़ेगा। फ्रॉड इज अ सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज स्कीम। तो फ्रॉड को पकड़ लो। अरे ऐसे कैसे पकड़ ले? कोई बच्चे का खेल है क्या? इन्वेस्टिगेशन लगती है, और ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। जल्दी से बताओ क्या तीनों के तीनों पॉइंट दिमाग में गए? क्विकली टाइप इन द चैट बॉक्स DDD। आर दीज 3 पॉइंट्स देयर इन योर माइंड और नॉट? फटाफट बताओ, बोलो भाई, बोलो बोलो, सारे सारे बच्चे बोलो, क्या ये तीनों बातें दिमाग में गई? ओ गई, ओ गई, गई कि नहीं गई? पानी के घूंट लगाओ, फिर चलते थर्ड पॉइंट पे। यस सर। चलो चलो भाई चलो, अब आ जाओ सर नेक्स्ट पॉइंट पे। मैं आपको दो छोटी छोटी बातें बताता हूं। गाइस शाबाश, वाई वाई आ गए सबके, मजा आ गया। अब अगला पॉइंट कहता है, पहली चीज उनकी मजबूरी, दूसरी हमारी मजबूरी, तीसरी मजबूरी है हालात की। ठीक है, अब सर ये हालात की मजबूरी क्या है? ध्यान से समझना, मैं हेडिंग भी लिख रहा हूं, हालात की मजबूरी। पानी के दो दो घूंट लगा लेना, एनर्जी रहेगी। पहला पॉइंट कहता है रेलिवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन, thereby its value tends to diminish over a period of time. फॉर एग्जाम्पल, मेरा आप सबसे सवाल, मैं एक एंटिटी के प्रोसेसेस देख रहा था, उन प्रोसेसेस को टेस्ट करने के लिए, जिसको मैं प्यार से बोलता हूं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, मेरे पास दो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल है अगस्त का, मेरा अच्छा तुमको मैं एक बात बता दूं, फाइनेंशियल ईयर कब से होता है? अप्रैल टू लेके मार्च। ठीक है, मैं इस फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट कर रहा हूं। एक डॉक्यूमेंट है मेरा किसका? अगस्त का। दूसरा डॉक्यूमेंट सर कब का है? दूसरा डॉक्यूमेंट है मेरे पास मार्च का। यानी ये अगस्त का है, ये मार्च का है। जल्दी से बताओ किस डॉक्यूमेंट पे तुम ज्यादा भरोसा करोगे? किस डॉक्यूमेंट पे आप सब लोग ज्यादा भरोसा करोगे? अगस्त के डॉक्यूमेंट पे ज्यादा भरोसा करोगे या मार्च के डॉक्यूमेंट पे ज्यादा भरोसा करोगे? आप एक प्रोसेस की टेस्टिंग कर रहे हो, उस प्रोसेस से रिलेटेड आपने कोई डॉक्यूमेंट्स लिए। लेट्स कीप इट वेरी जनरलिस्टिक, लेट्स कीप इट वेरी ओपन एंडेड। जल्दी से बताइए अगस्त पे डॉक्यूमेंट पे आप ज्यादा भरोसा करेंगे या मार्च के डॉक्यूमेंट पे? कॉमन सेंस का सवाल है, जल्दी से सारे बच्चे बताओ। बच्चा कह रहे हैं अगस्त। अच्छा, दूसरा बच्चा कह रहा है मार्च। इन दोनों की लड़ाई करा दें, इन दोनों की डिबेट करा देते, क्यों अगस्त और एक मार्च बोल रहा, मैं किसकी सुनूं? अब दो बच्चों ने बोला मार्च। मेरा सवाल उस अगस्त वाले बच्चे से, तुम्हारे यहां इंटरनेट एक्सप्लोरर है क्या? क्यों सर? तुम ऐसे पुरानी पुरानी बातों पे क्यों बिलीव करते हो? जब आपके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है तो क्या उस पे रिलाय करोगे या पुरानी पे? ये तो पुरानी हो गई ना, ये तो पुरानी हो गई। पुरानी पे तुम क्यों रिलाय करोगे? जब आपके पास लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है अबाउट द प्रोसेसेस ऑफ एन एंटिटी, व्हाई वुड यू रिलाय ऑन द पुरानी इंफॉर्मेशन? हो सकता है ना एंटिटी के प्रोसेसेस चेंज हो गए हो। हाँ सर, ऐसा हो सकता है कि जो प्रोसेसेस अगस्त में चल रहे थे
वो मार्च तक आते आते चेंज हो गए। तो जब तुम फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से लेके मार्च पे रिपोर्ट कर रहे हो तो कौन सा प्रोसेस होगा जिसपे तुम चाहोगे पब्लिक को पता चले? सर हम चाहेंगे जो एंटिटी का लेटेस्ट प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में पता चले, हम उसकी टेस्टिंग करें। तो यही पॉइंट है ना, जो भी बच्चे ऑडिट करते हैं, क्या हम पूरे साल ऑडिट करते हैं? द आंसर इज नो। हम जब ऑडिट करने जाते हैं फाइनेंशियल ईयर खत्म हो चुका होता है। तो सपोज हमारे जो सैंपल निकले उस सैंपल में हम उस प्रोसेस को टेस्ट कर रहे हैं अगस्त में, और मान लो हमने टेस्ट किया अक्टूबर में। तो अब क्या है ना, जरूरी नहीं है अगस्त में जो प्रोसेस चल रहा था, हो सकता है अगस्त में प्रोसेस एकदम बढ़िया चल रहा था, ठीक है, अक्टूबर में भी प्रोसेस एकदम ठीक चल रहा था, बट मार्च तक आते आते इसमें दिक्कत आ गई, मार्च तक आते आते इसमें दिक्कत आ गई। तो दिक्कत की बात क्या है सर? जैसे जैसे टाइम बीतता है उस इंफॉर्मेशन की वैल्यू खराब होती जाती है, उस इंफॉर्मेशन की वैल्यू गिरती जाती है। तो यही पॉइंट मैंने आपको बोलने की कोशिश की थी, रेलिवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन thereby its value tends to diminish over a period of time। तो यही पॉइंट आपने समझना है। प्लस रचित ने एक बात और सही बोली, जो अगस्त का डेटा है उसमें मैनिपुलेशन के भी चांसेस ज्यादा है, क्योंकि मार्च तो आपके सामने है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, तो लेस चांसेस ऑफ गेटिंग मैनिपुलेटेड। बट जो पुराना डेटा है उसको मैनेजमेंट मैनिपुलेट भी कर सकती है। तो आपने बस इतनी सी बात समझनी है, रेलिवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज इट्स वैल्यू टेंड्स टू डिमिनिश ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैं एक चीज और पूछूं आपसे? हाँ सर पूछो। कई बार कहते हैं कि मेरा ना एक दोस्त है, चलो मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको बताया नहीं आज क्योंकि हम पहली बार मिल रहे हैं, तो मैं आपको अपने दोस्त के बारे में बताना भूल गया। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है निशित। ओ, हमने ना साथ में पढ़ाई की थी, साथ में हमने ऑडिट प्रिपेयर किया, और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा, क्लास के एंड में मैं बताऊंगा आपको भी क्या करना है। बट निशित के साथ मेरी दोस्ती है, तो मैं निशित का ना आपको एक किस्सा बताता हूँ। सो निशित क्या है ना, ये ना सबसे कामचोर आर्टिकल था, मतलब हम जितने भी 2-3 दोस्त थे सबसे ज्यादा कामचोर कौन? निशित। इसको बताना मत जाके, ठीक है। तो निशित क्या था ना, निशित के साथ ऐसा था, ये गुड़गांव रहता है। ओ, एंड इसको ना एक बार स्टॉक ऑडिट मिल गया। सर स्टॉक ऑडिट कहां का मिला इसको? स्टॉक ऑडिट मिल गया ग्रेटर नोएडा का। ओ भाई साहब, अब ग्रेटर नोएडा के लिए इसको जो ट्रेवल टाइम है ना, दैट ट्रेवल टाइम इज अराउंड 4 आवर्स। 4 घंटे लगते हैं एक साइड के, तो 4 घंटे इंटू 2 उसके 8 घंटे लगने वाले थे। अब मानो निशित जो है ना वो ऑडिटर है कंपनी का, ठीक है, ये ऑडिटर बन गया इस कंपनी का जिसका स्टॉक ऑडिट होने वाला है। अब एक बात बताओ, ये कहता है 8 घंटे लगेंगे, यानी इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। प्लस वहां पे पहुंचने के लिए ना कोई गाड़ी का रास्ता नहीं है, इसको ना बस में बैठ के जाना पड़ेगा। तो कह रहे बस में बैठ के जाना इज वेरी डिफिकल्ट, प्लस इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। और ये कहते हैं कि अगर मैंने सपोज कोई टैक्सी करी तो उसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट लगेगी, तो इसको लगता है कॉस्ट भी लग सकती है। तो ये जो बहाने हैं, डिफिकल्टी, टाइम एंड कॉस्ट, डू यू थिंक दीज आर वैलिड टू ओमिट एन ऑडिट प्रोसीजर, जिसका कोई ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है? जल्दी से बताओ, क्या ये वैलिड बहाने टू ओमिट एन ऑडिट प्रोसीजर फॉर विच नो ऑल्टरनेटिव इज अवेलेबल? क्या आप निशित के ये बहाने सुनोगे? क्या आप सब निशित के ये बहाने सुनोगे, या निशित को बोलोगे चुपचाप ऑडिट प्रोसीजर कर? बताना जरा। ये तो बहुत ही गलत है सर। लड़का मेहनत करने से मना कर रहा है, कह रहा है टाइम लगेगा, डिफिकल्टी होगी, कॉस्ट होगी। तो कवि की लाइन समझना, कवि की लाइन समझना, सारे के सारे बच्चे कवि की लाइन लिखवा रहा हूं आपको, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। डीटीसी इज नॉट अ वैलिड बेसिस, डीटीसी इज नॉट अ वैलिड बेसिस। दो चीजों के लिए ध्यान रखना, पहले टू ओमिट एन ऑडिट प्रोसीजर, फॉर विच, ये आपकी नोट्स में भी मिल जाएगी आपको, फॉर विच नो ऑल्टरनेटिव इज अवेलेबल, या फिर टू सेटल फॉर लेस देन परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। यही बात मैंने आपको इनहेरेंट लिमिटेशंस में भी बताई थी, टू सेटल फॉर लेस देन परसुएसिव ऑडिट एविडेंस।
क्लियर है? तो ये डीटीसी के 3 कीवर्ड्स आपको ध्यान रखने हैं। क्या क्या कीवर्ड्स हैं? डिफिकल्टी, टाइम एंड कॉस्ट। इट इज नॉट अ वैलिड बेसिस टू ओमिट योर ऑडिट प्रोसीजर, अगर कोई ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है, या फिर टू सेटल फॉर लेस देन परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। तो अब आते हैं सर टाइमलीनेस ऑफ रिपोर्टिंग। ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। रेलिवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, देयर बाय इट्स वैल्यू टेंड्स टू डिमिनिश ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो आपको एक बैलेंस स्ट्राइक करना है बिटवीन द रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट्स कॉस्ट। अब आता है सर फोर्थ पॉइंट। ये पॉइंट अभी शायद आपको उतना ना समझे, बट स्टिल लेट्स ट्राई। ये कहता है कुछ ऐसे मैटर्स हैं जहां पे मटीरियल मिसस्टेटमेंट छूटने के चांसेस ज्यादा हैं, यानी द रिस्क ऑफ, आप ऐसा कह सकते हो ऑडिट रिस्क, जो ऑडिटर की रिस्क है ऑफ नॉट डिटेक्टिंग द मटीरियल मिसस्टेटमेंट, इट इज द हाईएस्ट। सर क्या लगता है कौन से मैटर्स होंगे? सोच के बताओ, बिना चीटिंग करे बताओ कहां आपको लगता है मटीरियल मिसस्टेटमेंट होने के चांसेस ज्यादा है। पहला पॉइंट दूंगा, सारे पॉइंट उसी से हो जाएंगे। सर क्या बात कर रहे हो? सर्टेन असर्शंस और सब्जेक्ट मैटर्स पोटेंशियल इफेक्ट्स ऑफ आइला टू डिटेक्ट द मटीरियल मिसस्टेटमेंट आर सिग्निफिकेंट, यानी इन एरियाज में मटीरियल मिसस्टेटमेंट छूटने के बहुत चांसेस हैं। सर पहला एरिया है फ्रॉड। क्या बात कर रहे हो? हाँ, अच्छा फ्रॉड में भी, इधर देखो, इधर मत देखो, इधर देखो। जो फ्रॉड है, कौन से फ्रॉड में पकड़ने के चांसेस, ना पकड़े जाने के चांसेस ज्यादा होंगे? एक फ्रॉड अगर किसी इंप्लॉय ने किया, वो तो सीनियर मैनेजमेंट पकड़ लेगी। एग्री करते हो नहीं करते हो? करते हैं सर। अगर कोई छोटा इंप्लॉय फ्रॉड करेगा तो सीनियर मैनेजमेंट पकड़ लेगी सर। तो अगर कोई फ्रॉड सीनियर मैनेजमेंट करे तो कौन पकड़ेगा? यानी फ्रॉड इन्वॉल्विंग सीनियर मैनेजमेंट। क्या ये बात समझ आई? हाँ सर। प्लस एक अकेले बंदे ने फ्रॉड किया तो पकड़े जाने के चांसेस ज्यादा है। बट यही अगर मैं कहूं एंटिटी का सप्लायर, एंटिटी का परचेजर, एंटिटी का अकाउंटेंट और एंटिटी का ट्रेजरी वाला पर्सन जो कैश को डिसबर्स करता है, ये सब मिले हुए हैं, क्या फ्रॉड पकड़ पाओगे? क्या तुम फ्रॉड पकड़ पाओगे क्या? मैंने कहा सिर्फ अकाउंटेंट ने फ्रॉड किया होता तो सब पकड़ लेते इसको आके, बट यहां पे एंटिटी का जो सप्लायर है, जो परचेजर है, जो अकाउंटेंट है और जो ट्रेजरी वाला बंदा है, सब के सब मिले हुए हैं। क्या इस फ्रॉड को तुम पकड़ पाओगे? जल्दी से बताओ। विल यू बी एबल टू कैच दिस फ्रॉड? 30 मार्क। हाँ 30 मार्क, हाँ 30 मार्क, हाँ 30 मार्क, हाँ। वंस अपॉन टाइम इन ला ला लैंड, किसी की भी बस की नहीं है टू कैच दिस फ्रॉड। तो ये फ्रॉड कोई नहीं पकड़ पाएगा अगर यहां पे कॉल्यूशन है। सर कॉल्यूशन मतलब ढेर सारे लोग मिले हुए हैं। तो अगर ये सीनियर मैनेजमेंट या कॉल्यूशन वाला फ्रॉड है तो कोई नहीं पकड़ पाएगा। अब दूसरी चीज, मेरी शक्ल देख के, मेरे से आज मिलके, क्या आप मेरे रिश्तेदारों के नाम बता सकते हो? जल्दी से बताओ, क्या आप मेरे रिश्तेदारों के नाम बता सकते हो? द आंसर इज नो। कैसे बताओगे? मेरे को देख के तुमको कैसे पता चलेगा मेरे रिश्तेदार कौन है? कोई ऐसा तो नहीं होता ना फेस स्कैन किया तो सारे रिश्तेदार आ गए। नहीं सर, ऐसे ही कंपनी के साथ है। अगर मैं किसी कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं तो मुझे कैसे पता इसकी कौन कौन रिलेटेड पार्टी है? और अगर रिलेटेड पार्टी कोई छूट गई तो इंड AS 24 बुरा मान जाएगा, AS 18 बुरा मान जाएगा। सर ये कौन कौन से AS और इंड AS बोल रहे हो? अरे तुमने पढ़े होंगे ना, AS 18 इंटर में पढ़ा, इंड AS 24 आई होप CA फाइनल में पढ़ा। अब ये दोनों कहते हैं जितनी भी रिलेटेड पार्टीज हैं उनका आपको डिस्क्लोजर देना है। और रिलेटेड पार्टी ना कई बार छूट जाती है। सपोज एंटिटी ने किसी के साथ कोई अरेंजमेंट किया, उस अरेंजमेंट का डॉक्यूमेंट आपके पास है ही नहीं। अब जब तक आपको उस अरेंजमेंट के बारे में नहीं पता, उस रिलेटेड पार्टी के बारे में नहीं पता, अब रिलेटेड पार्टी के बारे में नहीं पता तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है। अगर नहीं है तो इट इज अ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, तो अगेन वो ऑडिटर से छूट सकती है। सो द नेक्स्ट पॉइंट वुड बी existence and completeness of related parties. Existence and completeness of related party relationships and transactions. Is this part clear to all of you? So yeah, that was the point कि कई बार related party की existence and completeness हमसे as a auditor छूट सकती है, and
इसी वजह से रिलेटेड पार्टी जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जो भी रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजेक्शन है, इनकी अगर डिस्क्लोजर छूट गया तो इट कैन लीड टू अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ दिस अदर मैटर। अच्छा अब एक बात और बताओ, एक एंटिटी पे कितने लॉज एंड रेगुलेशन लगते हैं? हमको क्या लगता है ना, हमको क्या लगता है, एक मिनट, सो यस माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, इधर देखो, हाँ ऑल गुड। एक एंटिटी पे कितने लॉज एंड रेगुलेशन लगते हैं? क्या एक ही लॉ लगता है? सपोज एक कंपनी है तो क्या उसमें सिर्फ कंपनीज एक्ट लगता है? मैंने कहा नहीं, इनकम टैक्स पे करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट भी लगता है। अगर वो लेबर रखती है तो लेबर के भी लॉज लगेंगे, ईएसआई लगेगा, ईपीएफ एक्ट लगेगा, प्लस वो इन्वायरमेंट को खराब ना करे तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भी लगता है। बहुत बढ़िया सर। और सर क्या लगता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी लगता है, सेल ऑफ गुड एक्ट भी लगता है। यानी इतने सारे जितने भी वर्ल्ड में एक्ट्स हैं, सारे एक्ट्स एक एंटिटी को मोटा माटी एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो क्या आप हर एक एक्ट की कंप्लायंस चेक कर सकते हो? सर इतना टाइम है ही नहीं हमारे पास कि हम हर एक एक्ट की कंप्लायंस चेक करें। और अगर किसी एक्ट की नॉन कंप्लायंस हो गई तो वो भी पता करना बड़ा मुश्किल है, अनलेस उसकी पेनल्टी का जो डॉक्यूमेंट है वो आपके हाथ लग जाए। तो अगर कोई नॉन कंप्लायंस है, इफ देयर इज अ नॉन कंप्लायंस विद एनी लॉ और रेगुलेशन, ये पकड़ना भी काफी टफ हो सकता है। एंड लास्ट पॉइंट इज टॉकिंग अबाउट द गोइंग कंसर्न। तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या ज्योतिषी? सर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो हमको कैसे पता कि एंटिटी विल बी कंटिन्यूइंग टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न? ये एंटिटी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। इट इज वेरी टफ टू कमेंट अपॉन एन एंटिटी इज गोइंग कंसर्न, सो दैट इज द पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड। मैं आज की डेट में बता सकता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बने हैं कि नहीं, उन पे मैं रीजनेबल एश्योरेंस दे सकता हूं, बट मैं आगे का अनुमान नहीं लगा सकता कि एंटिटी चलती रहेगी। कल को कुछ भी गड़बड़ हो गई तो एंटिटी का गोइंग कंसर्न खतरे में आ सकता है। सो देयर कैन बी सम फ्यूचर इवेंट्स एंड कंडीशंस दैट कैन कॉज एन एंटिटी टू सीज टू कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न। मैं आपको भी चारों के चारों पॉइंट्स याद कराऊंगा, बट उससे पहले मेरा आप सबसे सवाल, क्या ये टॉपिक क्लियर है जिसमें मैंने आपके साथ ये 4 पॉइंट डिस्कस करे? सो ये 4 एरियाज हैं जहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट छूटने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। सबसे पहला फ्रॉड, दूसरा रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शंस एंड डिस्क्लोजर्स, तीसरा क्या था सर? नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस, एंड द फोर्थ वन वाज अबाउट गोइंग कंसर्न। हो सकता है गोइंग कंसर्न खतरे में हो, बट हमको ये बात पता ना चल पाए। जल्दी से बताइए, क्या ये चारों के चारों पॉइंट्स क्लियर है आप सबको? प्लीज टेल मी। कम ऑन एवरीवन, फुल एनर्जी। ऑल राइट, डन डना डन डन, परफेक्ट, यस सर। चलो अब याद करते हैं, अब याद करते हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहला पॉइंट आपको याद रहेगा फ्रॉड। हाँ सर, फ्रॉड तो याद रहेगा कि फ्रॉड पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, ऑलमोस्ट नामुमकिन के बराबर है। यस। अब ये जो एंटिटीज हैं, ये जो एंटिटीज हैं, नटखट नटखट एंटिटीज, ये फ्रॉड अकेले अकेले कर रही है किसी के साथ? सर किसी के साथ। जिसके साथ मिलके ये फ्रॉड करती है ना, उस पार्टी का नाम क्या है सर? रिलेटेड पार्टी। ओ अच्छा, अगर मैं फ्रॉड कर रहा हूं रिलेटेड पार्टी के साथ, इज इट अ कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन और अ नॉन कंप्लायंस? सर इट इज अ नॉन कंप्लायंस, इट इज अ शेयर नॉन कंप्लायंस। और जब मैं नॉन कंप्लायंस करूंगा विद द लॉज एंड रेगुलेशन, इतनी भारी पेनल्टी लगेगी, इतनी भारी पेनल्टी लगेगी कि मेरा क्या खतरे में आ जाएगा? जल्दी से बताओ, क्या खतरे में आ जाएगा? सर आपका गोइंग कंसर्न ही खतरे में आ जाएगा। क्या चारों के चारों पॉइंट दिमाग में बैठ गए? हाँ। फ्रॉड किसके साथ? रिलेटेड पार्टी। कंप्लायंस है नॉन कंप्लायंस? नॉन कंप्लायंस। और नॉन कंप्लायंस किया तो इतनी भारी पेनल्टी लगेगी कि गोइंग कंसर्न ही खतरे में आ जाएगा। गिविंग यू 1 मिनट, क्विकली लर्न दीज 4 पॉइंट्स। गिविंग यू 1 मिनट, क्विकली लर्न दीज 4 पॉइंट्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखते कौन सा बच्चा फर्स्ट आता है। यही चारों बातें बस आपने दिमाग में रख के चलनी है। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम सीए फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू। जल्दी से बताओ।
डन डनाडन डन, एवरीवन फुली क्लियर। चले आगे, चारों के चारों पॉइंट्स क्लियर है। फ्रॉड कौन सा वाला? सीनियर मैनेजमेंट और सब लोग मिलकर करते हैं कॉल्यूजन। फ्रॉड किसके साथ? विद द रिलेटेड पार्टी। अगर हम फ्रॉड करेंगे, क्या ये कंप्लायंस है नॉन कंप्लायंस? सर इट इज अ नॉन कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन, और इतनी भारी पेनल्टी लगेगी कि तुम्हारा गोइंग कंसर्न ही खतरे में आ जाएगा। अब सर यहां पे इन्होंने इसी बात को ध्यान में रखते हुए 3 पॉइंट्स और बोले हैं, बड़े सिंपल सिंपल हैं। कहते हैं बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट देयर इज ऑलवेज अ रिस्क that some material misstatement may not be detected even though audit is planned and performed as per the essays। देखो किसने बोली थी ये लाइन? दीपिका पादुकोण ने बोली थी, ये जवानी है दीवानी में। बनी, हम कितनी ही कोशिश कर लें कुछ ना कुछ तो रह ही जाए, ठीक है। तो एज अ ऑडिटर मैं भी कितनी ही कोशिश कर लूं, कितना ही ऑडिट कर लूं एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, मैं कितना ही स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से प्लान करके चलूं, परफॉर्म करके चलूं, बट एक अनअवॉइडेबल रिस्क है कि यहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट रह ही सकती है, ठीक है। तो कल को जाके अगर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने अपना काम ऐसे के हिसाब से नहीं किया। इट डजंट बाय इटसेल्फ इंडिकेट द फेलियर टू कंडक्ट द ऑडिट एज पर एसेज। तो एक ना इसने काम क्या किया ना, पहले तो ऑडिटर की साइड ली, ठीक है, पहले ऑडिटर की साइड ली। अब ऑडिटर को क्या बोलता है, ठीक है, ऑडिटर को सावधान करता है। सर सावधान का क्या मतलब है? यह कहता है कि इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं, दिस इज नॉट अ जस्टिफिकेशन, दिस इज नॉट अ जस्टिफिकेशन टू बी सेटिस्फाइड विद लेस देन परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। सर ये समझ में नहीं आया। आईसीएआई की पास परसेंटेज कम है, इसका क्या यह मतलब है हम पढ़ना छोड़ दें? नहीं सर। तो ऐसे ही अगर ऑडिट में इनहेरेंट लिमिटेशंस है, तुम अपना कर्तव्य तो निभाओ। जो तुमको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस लेने को बोला है, परसुएसिव एविडेंस लेने को बोला है, वो तो कलेक्ट करो। माना कि तुम ऑडिट एज पर एसेस करोगे तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम कुछ भी ना चेक करो। सो ये 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने। 2 पॉइंट्स में हम ऑडिटर की साइड लेते हैं, तीसरे पॉइंट में उसकी बैंड बजाते हैं। पहले 2 पॉइंट में साइड कैसे लेते हैं कि हमेशा देयर इज अनअवॉइडेबल रिस्क कि कुछ ना कुछ मटेरियल मिसस्टेटमेंट विल बी अनडिटेक्टेड इवन दो ऑडिट इज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड एज पर द एसेस। तो कल को जाके अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल जाए, दिस इज नॉट एन इंडिकेशन कि ऑडिट एसेस के हिसाब से नहीं हुआ। क्या ये 2 पॉइंट्स क्लियर है? हाँ। बट तीसरा पॉइंट कहता है ऑडिटर की बैंड बजाओ। ऑडिटर को बोल दो कि इनहेरेंट लिमिटेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप परसुएसिव एविडेंस ना लो। यू शुड बी होल्डिंग द परसुएसिव एविडेंस, यानी यू शुड नॉट बी सेटिस्फाइड विद लेस देन परसुएसिव ऑडिट एविडेंस। क्लियर है तीनों पॉइंट्स? आर दीज 3 पॉइंट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। So that's all about inherent limitations of auditing। एक बार फटाफट पूरा टॉपिक रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने इसको टॉपिक को डिस्कस ही क्यों किया? क्योंकि हम रीजनेबल एश्योरेंस ले रहे थे, यानी हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले सकते। ऑडिट रिस्क को जीरो कर सकते हैं? ऑडिट रिस्क को जीरो कर सकते हैं? नहीं सर, ऑडिट रिस्क को जीरो नहीं कर सकते। यानी चांसेस कि हम एक गलत ओपिनियन देंगे, ये चांसेस रहेंगे ही रहेंगे। अब इसके 4 मजबूरियां बताओ। पहली मजबूरी उनकी तरफ से, यानी द नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। क्या है? मैनेजमेंट सर जजमेंट लगाती है। बोलो मेरे साथ, मैनेजमेंट जजमेंट लगाती है। क्योंकि मैनेजमेंट जजमेंट लगाती है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाती है, इस वजह से देयर इज अ इनहेरेंट लिमिटेशन। दूसरी मजबूरी किसकी है? हमारी, हम मैनेजमेंट पे डिपेंडेंट है। तीनों पॉइंट्स बताओ फटाफट। मैनेजमेंट मे नॉट प्रोवाइड अस विद कंप्लीट इंफॉर्मेशन। क्यों मैनेजमेंट हमको कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देगी? क्योंकि मैनेजमेंट के मन में चोर है। चोर यानी फ्रॉड है। फ्रॉड इज अ सोफिस्टिकेटेड एंड केयरफुली ऑर्गेनाइज्ड स्कीम। तो फ्रॉड को पकड़ लो। कैसे पकड़ ले? ऑडिट इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन। थर्ड पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, रेलिवेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन, देयर बाय इट्स वैल्यू टेंड्स टू डिमिनिश ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। गॉट इट सर। एंड लास्ट पॉइंट वाज 4 मैटर्स है जहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट छूटने के चांसेस सबसे ज्यादा है। फ्रॉड किसके साथ? रिलेटेड पार्टी, तो ये हो जाएगी नॉन कंप्लायंस, पेनल्टी लगेगी, दैट योर गोइंग कंसर्न विल बी अफेक्टेड। सारे बच्चे चैट बॉक्स में जल्दी से लिखेंगे आइला डन डनाडन डन, आइला डन डनाडन डन, सो दैट आई गेट टू नो। यहां तक आपको सारी बातें क्लियर हैं? किसी को भी कोई भी डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हो, जल्दी से बताइए। क्या यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? Everything all right? Then we'll move ahead. शाबाश। आइला डी 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 डी, वेरी वेरी गुड।
अब सर ऐसा कर दो, हमको ना एक बढ़िया सा क्वेश्चन करा दो, हमको एक बढ़िया सा क्वेश्चन करा दो। अगर आप हमको एक बढ़िया सा क्वेश्चन करा दोगे तो हमको मजा आ जाएगा। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तुम बोलो मैं ना मानू, ऐसा हो नहीं सकता। आओ मैं तुमको आइला वाला क्वेश्चन कराता हूं, नेक्स्ट लेवल फील आ जाएगी। इधर आओ। सर ये तो क्वेश्चन हुआ पड़ा है। नहीं नहीं, ये वाला नहीं है, रुको। वो वाला भी हुआ पड़ा है, बट उसको अपन क्लियर कर देंगे तो मजा आ जाएगा। क्लियर पेज, देखो नहीं हुआ हुआ। तो यहाँ भी हुआ हुआ है, नहीं ये भी नहीं हुआ हुआ। चलो डन। अब आ जाओ मेरे साथ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सारे के सारे बच्चे आ जाओ मेरे साथ। मेसर्स एसजीएन कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड एज द स्टेट ऑडिटर ऑफ XYZ लिमिटेड। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को ऑडिटर अपॉइंट किया, कुछ मसाला नहीं है। कंपनी इंप्लीमेंटेड इंटरनल कंट्रोल्स फॉर द प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड। कंपनी ने अपने प्रोसेसेस लगा रखे हैं फ्रॉड को पकड़ने के लिए। ऑडिटर ने काम क्या किया, उसने टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स किया और उसको दिखा कि कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है। ऑब्जर्वेशन नहीं है मतलब कंट्रोल्स में कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, ऑडिट रिपोर्ट वाज सबमिटेड बाय द ऑडिटर एंड द ऑडिटेड रिजल्ट्स वर इशूड। फ्रॉड पर्टेनिंग टू द एरिया ऑफ इन्वेंट्री केम टू लाइट। यानी इन्वेंट्री में कोई फ्रॉड था जो बाद में सामने आया, एंड सब्सिक्वेंटली वो जब पकड़ा गया तो ऑडिटर्स को बोला कि आप अपनी सबमिशन दो, आप सबमिट करो कि आपने फ्रॉड क्यों नहीं पकड़ा। अच्छा, ऑडिटर बोलते हैं क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं, इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट परसुएसिव एविडेंस ऑफ द मैटर्स लाइक फ्रॉड। डू यू थिंक द ऑडिटर मेड अ करेक्ट स्टेटमेंट? बिफोर आई आस्क यू दैट द ऑडिटर मेड अ करेक्ट स्टेटमेंट, सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, आप इन्वेंट्री को लेके क्या सिर्फ कंट्रोल टेस्टिंग करना काफी है? यहां पे फ्रॉड कौन से एरिया में निकला था? इन्वेंट्री में। इन्होंने यहां पे क्या करे? टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करे। बट क्या कंट्रोल टेस्टिंग काफी है या इन्वेंट्री की फिजिकल वेरिफिकेशन होनी चाहिए थी? आप बोलोगे तो मैं मानूंगा, सर फिजिकल वेरिफिकेशन होनी चाहिए थी। यहां पे सिर्फ टेस्ट ऑफ कंट्रोल काफी थोड़ी है। क्या टेस्ट ऑफ कंट्रोल से उसको परसुएसिव, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिला? द आंसर इज नो। हम सब ने सीए इंटर में पढ़ा है, क्या 501 करके एक ऐसे था जो कहता था फिजिकली आपको प्रेजेंट होना चाहिए, अटेंडेंस देनी चाहिए एट द इन्वेंट्री काउंट। हाँ सर, ऑडिटर ने तो काम किया ही नहीं है तमीज से, और फिर नलायकों वाली बातें कह रहे इनहेरेंट लिमिटेशन है तो मैं नहीं पकड़ पाया। तो क्या ऑडिटर ने करेक्ट स्टेटमेंट दिया? द आंसर इज नो। तो वही 3 बातें आपने वापस लिखनी है जो मैंने आपको पहले बताई थी। सर क्या क्या बताया था, देखो ध्यान से। सबसे पहले तो एसए 200 का रेफरेंस आएगा, एसक्यूसी 1 का रेफरेंस अभी आप इग्नोर कर सकते हो। कहता है इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग की वजह से देयर इज अ अनअवॉइडेबल रिस्क। मैंने आपको कहा था ना 2 बार ऑडिटर की साइड लेंगे, तीसरी बार उसकी बैंड बजाएंगे। तो देयर इज अ अनअवॉइडेबल रिस्क दैट सम मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स मे नॉट बी डिटेक्टेड इवन दो ऑडिट इज डन एज पर द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। तो कल को जाके अगर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल जाए तो ये मत कहना कि हमने ऑडिट एज पर एसएस नहीं किया। सब्सिक्वेंट डिस्कवरी ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड और एरर डज नॉट इंडिकेट द फेलियर टू कंडक्ट ऑडिट एज पर एसएस। अभी पहले 2 पॉइंट में हमने क्या किया? ऑडिटर की साइड ली, शाबाश सर। अब इसकी बैंड बजा दो। सर बैंड कैसे बजा दें? हाउएवर इनहेरेंट लिमिटेशंस इज नॉट अ जस्टिफिकेशन। ये कोई बहाना नहीं है that you are satisfied with less than persuasive audit evidence। अच्छा सर ये कैसे पता चलेगा कि हमारा ऑडिट एज पर एसएस हुआ है? ऑडिट का पहिया याद है? ऑडिट का पहिया याद है? हाउ डू यू चेक कि जो ऑडिटर ने ऑडिट किया वो एज पर द एसएस किया? सर आप ये कहना चाहते हो कि जो ऑडिट प्रोसीजर्स हैं, जो ऑडिट प्रोसीजर्स हैं, अगर ये ऑडिट प्रोसीजर एज पर एसएस होंगे, ये ऑडिट एविडेंस जो कलेक्ट करे ये एज पर एसएस होगा, और जो इनकी रिपोर्ट है ये अगर एज पर एसएस होगी, ये तीनों चीजें एज पर एसएस हैं, तो फिर आपका ऑडिट एज पर एसएस है। यही बात इन्होंने आपको क्वेश्चन बैंक में भी लिख के दी है, दैट टू चेक वेदर द ऑडिटर हैज परफॉर्म्ड द ऑडिट एज पर द एसएस। ये कैसे पता चलेगा? पहले तो आपके ऑडिट प्रोसीजर्स एज पर द एसएस होने चाहिए, जो आपका ऑडिट एविडेंस है वो सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट होना चाहिए, प्लस उसके बाद जो आपकी ऑडिट रिपोर्ट है
वो भी सूटेबल होनी चाहिए एज पर द एसेज। अगर ये तीनों चीजें एज पर द एसेज हैं तो फिर आपका ऑडिट एज पर एसेज है। सो इन व्यू ऑफ द अबव द ऑडिटर डिड नॉट गिव अ करेक्ट स्टेटमेंट। क्या पूरी बात क्लियर है? हाँ सर। तो हमने सबसे पहले क्या करा, नोट्स में से चीजों को समझा। अब हमने क्वेश्चन बैंक में जैसी क्वेश्चन मिला उसको इंटरप्रेट करके डाल दिया। 3 पॉइंट सिंपल है। पहले ऑडिटर की साइड लो कि क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं, देयर इज अनअवॉइडेबल रिस्क कि कोई ना कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट छूट ही जाएगी। दूसरा पॉइंट, तो कल को जाके अगर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिले यानी सब्सिक्वेंट डिस्कवरी ऑफ अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट डज नॉट इंडिकेट इन इटसेल्फ कि ऑडिट एज पर एसेज नहीं हुआ, बट ऑडिटर inherent limitation है, so this is not a justification for you to settle for less than persuasive audit evidence। क्या ये तीनों पॉइंट्स क्लियर है? हाँ। तो अकॉर्डिंगली आपको बस ये बताना ऑडिट एज पर एसेज कब होगा, जब तीनों चीजें एज पर एसेज होंगी एंड ऑडिटर इज नॉट राइट। अब सर इन्होंने एक सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन पूछा, ये मैं चाहूंगा आप लोग आंसर बताओ। आप लोग इसका आंसर बताओ, मैं आपको अभी स्क्रीन दिखा रहा हूं, जल्दी से आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। डिस्कस सर्टेन सब्जेक्ट मैटर्स, discuss certain subject matters or assertions where it is difficult to detect the material misstatement। कौन से ऐसे एरियाज है जहां मटेरियल मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट करना मुश्किल है, बिकॉज इनहेरेंट लिमिटेशंस का इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। बताना जरा, विच आर दोज एरियाज। देखते कौन पकड़ता है। वेरी गुड, पहला आंसर आ गया फ्रॉड। शाबाश शाबाश मेरे शेर। रिलेटेड पार्टी, ओए होए, ओ मैनू ताना नाना, ओ मैनू ताना नाना, ओ मैनू ताना नाना, ओ मैनू ताना नाना, ओए होए ताना नाना, ओए ताना नाना, ताना नाना, ओए ताना नाना। सही सही जवाब आने लग गए। नोक्लार, नोक्लार भी आ गया। नोक्लार क्या होता है सर? नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन को नोक्लार बोलते हैं, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज गोइंग कंसर्न। क्लैपिंग 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 क्लैपिंग, जवाब देने लगे बच्चे। फील आ रही है? हाँ सर फील आ रही है, फील आ रही है, फील आ रही है। तो मैंने कहा यही पॉइंट लिखे हैं। सर्टेन सब्जेक्ट मैटर्स आर वेरी सिंपल। फ्रॉड कौन सा? सीनियर मैनेजमेंट और कॉल्यूजन वाला। डिस्क्लोजर दैट मींस द एग्जिस्टेंस एंड कंप्लीटनेस ऑफ रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स एंड ट्रांजैक्शन। नोक्लार, इसको नोक्लार बोला करो सिंप्लिसिटी के लिए, ठीक है। नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन एंड द लास्ट पॉइंट इज future events and condition that can cause an entity to cease to continue as a going concern। अब अगला क्वेश्चन भी करा दो सर। मैंने कहा ये लो, yippee लिमिटेड, yippee। मैंने कहा पूरा क्वेश्चन मत पढ़ो, सीधा यहां से पढ़ो। certain queries raised in his mind, what does reasonable assurance mean? जल्दी से बताओ reasonable assurance का क्या मतलब है? सर it is a high but not an absolute assurance। ये हाई तो है बट एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं। मिलती कैसे है? बाय ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस। तो आपने बस इतनी सी बात लिखनी है, ऐसे 200 इसका आपने ओवरऑल ऑब्जेक्टिव लिखा जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। हम इस पे वापस अभी जाएंगे, अभी हमने इसको कंप्लीट नहीं किया। ये कहता है रीजनेबल अश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस बट लेस देन एब्सोल्यूट अश्योरेंस। ये कैसे मिलती है? जब हमको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिल जाता है टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। क्या ये पार्ट क्लियर है? हाँ सर। अब इसी के साथ ये कहता है और दूसरी चीज इन्होंने यहां पे पूछी है, इज इट पॉसिबल टू गिव एन एब्सोल्यूट अश्योरेंस? जल्दी से बताओ क्या एब्सोल्यूट अश्योरेंस दे सकते हैं? मैंने कहा ये सुनने से पहले मैंने दाल मखनी और बटर नान क्यों नहीं खा लिया? ठीक है, उसमें ज्यादा मजा आता। कैसी कैसी फालतू की बातें कर रहे हैं। एब्सोल्यूट अश्योरेंस तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ सर पॉसिबल ही नहीं है। तो क्यों पॉसिबल नहीं है? इसका रीजन पता है आपको? सचिन तेंदुलकर आइला। यानी आप यहां पे एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं दे सकते, आप ऑडिट रिस्क को जीरो नहीं कर सकते। जो भी ऑडिट एविडेंस होगा वो परसुएसिव होगा रादर देन कंक्लूसिव। मैंने कहा था ना 3 तरीके से सेम बात लिखेंगे, 3 तरीके से सेम बात लिखेंगे। पहले ऑडिट एविडेंस की बात करेंगे, उससे फिर हमको जो अश्योरेंस मिलती है उसकी बात करेंगे, और उसके बाद बोलेंगे जो हमारा ओपिनियन है उसमें रिस्क है। तो पहली बात क्या हो गई? ऑडिट एविडेंस विल बी परसुएसिव रादर देन कंक्लूसिव। जो अश्योरेंस है वो रीजनेबल है, एब्सोल्यूट नहीं। एंड जो ओपिनियन है उसमें गलती हो सकती है, यानी यू कैन नॉट रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू जीरो। व्हाई? बिकॉज ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग। तो इनहेरेंट लिमिटेशन क्या थी? पहली उनकी मजबूरी, दूसरी हमारी मजबूरी, एंड तीसरी मजबूरी हालातों की, यानी नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स एंड the need for audit to be conducted within reasonable time and reasonable cost।
क्या दोनों के दोनों क्वेश्चंस क्लियर हैं? फटाफट बताओ। डन डना डन डन। आर बोथ दीज क्वेश्चंस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो भाई, चलो चलो सारे बच्चे जल्दी बोलो, क्या यहां तक सारी बातें क्लियर हैं? बताइए। फटाफट पानी के दो दो घूंट लगा लो, 10 मिनट और उसके बाद मैं आपको ब्रेक देता हूं। जल्दी से पानी के दो दो घूंट लगाओ और लिखो रेडी इन द चैट बॉक्स। गेट सेट गो। रेडी रेडी रेडी। सर क्वेश्चन 2 में वो 4 पॉइंट जरूरी है, कौन से 4 पॉइंट पूछ रहे हो आप बाबा? कौन से 4 पॉइंट पूछ रहे हो आप बाबा? अरे हाँ लिखेंगे ना, वो 4 पॉइंट कौन से, वो ना आपको लिखे नहीं इन्होंने, ठीक है? अगर आप चाहो तो वो अदर मैटर्स वाली बात भी लिख सकते हो, दे हैव इग्नोर्ड दैट इन द क्वेश्चन, बट यस यू कैन राइट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ऑल गुड, टन टना टन टन, सब एकदम बढ़िया। चलो सर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब आ जाओ मेरे साथ। हम कहां थे? हम कहां थे? हम थे ऐसे 200 पे। यस सर। अभी हम यहाँ पे ना इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव समझ रहे थे, अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। हमने बस इतना पढ़ा कि हमको चाहिए रीजनेबल एश्योरेंस, वो हमको समझ आ गया कि रीजनेबल एश्योरेंस क्यों लेते हैं, किस चीज को लेके, दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अभी सर हमको ये भी नहीं पता मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होती है, तो आओ मैं आपको सबसे पहले ना एक बार मटेरियल मिसस्टेटमेंट ही समझा देता हूं, ठीक है? कि हमको रीजनेबल एश्योरेंस तो समझ आ गया, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस लेना, उसमें तो कुछ मसाला नहीं है। हमको ये भी समझ आ गया रीजनेबल ही क्यों लेना है, क्योंकि इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिटिंग है। तो एक छोटा सा टॉपिक और मैं आपको बताता हूं, मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है। मिसस्टेटमेंट समझिए पहले। हाँ सर, पहले मिसस्टेटमेंट समझते हैं, फिर मटेरियल मिसस्टेटमेंट पे चलेंगे। चलो ये बहुत अच्छा हो गया, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। अब आपने खुद ही मुझे समझा दिया कि करना कैसे है, तो फिर हम वैसे ही करते हैं, जैसे जैसे आप बोलोगे वैसे वैसे चलेंगे। तो हमारा टॉपिक है मटेरियल मिसस्टेटमेंट। उसमें हमको सबसे पहले मिसस्टेटमेंट समझना है। एक बार मिसस्टेटमेंट समझा, मटेरियल समझा, तो दोनों समझ आ गए। सिंपल है, सिंपल है सर। तो मिसस्टेटमेंट क्या है? इसको आप बोल दो गलती, मिस्टेक। किसी गलती और मिस्टेक को ऑडिट के टर्म्स में मिसस्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है सर? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, जस्ट फोकस ऑन द बोर्ड एंड सुनो, तुमको मजा आएगा, ठीक है सर? एक बच्चा है जिसका नाम है मिस्टर भोलू। एक है बच्चा जिसका नाम है मिस्टर भोलू। मिस्टर भोलू ने एग्जाम लिखा, किसका? सीए आईपीसीसी का। मैंने कहा वेरी गुड। अब जब मिस्टर भोलू की आंसर शीट गई चेकिंग होने के लिए, ये मिस्टर भोलू की आंसर शीट थी। इस आंसर शीट में इसने ब्ला ब्ला लिखा। क्या लिखा सर? ब्ला ब्ला। ब्ला ब्ला मतलब जो जो ये सीख के आया था उस हिसाब से इसने अपने आंसर अटेम्प्ट करे। अब जो एग्जामिनर है, सॉरी पेपर चेकर है, जो पेपर चेकर है, अब इसका काम है इस आंसर शीट को इवेलुएट करना। मैंने कहा वेरी गुड। अब सर ये इवेलुएट करेगा तो कैसे इवेलुएट करेगा कि आंसर सही लिखे हैं या नहीं? सर इस बंदे के पास ना एक डॉक्यूमेंट और होगा जिसको हम बोलते हैं मार्किंग स्कीम। ओ, अब ये क्या करेगा? मार्किंग स्कीम में भी क्या लिखा है? ब्ला ब्ला। यहां भी लिखा है ब्ला ब्ला। अब ये इस ब्ला ब्ला को इस ब्ला ब्ला से मिलाएगा, ठीक है? क्या करेगा? इस ब्ला ब्ला को इस ब्ला ब्ला से मिलाएगा, देखेगा ये जो आंसर है क्या ये इसके हिसाब से है, ये जो आंसर है ये इसके हिसाब से, ये आंसर इसके हिसाब से, ये ऐसे ऐसे करके मतलब दोनों को मिलाएगा। अब अगर इसमें कोई मिस्टेक निकल रही है, सपोज मान लो इसको कोई मिस्टेक मिली, तो ये मिस्टेक कब मिली? जब इन दोनों के बीच में क्या है? जब इन दोनों के बीच में क्या है? देयर इज अ डिफरेंस। ओ, यानी जो चीज आंसर शीट में लिखी है और जो चीज मार्किंग स्कीम में लिखी है, अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, दैट मीन्स देयर इज अ मिस्टेक बाय द स्टूडेंट, और फिर उसके मतलब नंबर वगैरह कटेंगे।
एज अ ऑडिटर तुम भी तो यही कर रहे हो, तुम कौन से एग्जामिनर से अलग हो सर? मतलब यानी एज अ ऑडिटर, अगर मैं ऑडिट की दुनिया की बात करूं, अब ऑडिट की बात ही कर लेते हैं ना, जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो आंसर शीट है। मैंने कहा वेरी गुड। अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ये किसके हिसाब से होने चाहिए? इसकी मार्किंग स्कीम को क्या बोलते हैं सर? इसकी मार्किंग स्कीम है, अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहा हूं तो ये शेड्यूल 3 हो सकता है। वेरी गुड। शेड्यूल 3 बताता है ना कैसा ढांचा दिखेगा, पीएनएल कैसा दिखेगा, बैलेंस शीट कैसे दिखेगी, नोट्स टू अकाउंट्स कैसे होंगे। वेरी गुड। प्लस अकाउंटिंग की गाइडेंस कौन देता है? एएस, इंड एएस देता है। मैंने कहा वेरी गुड। तो ये क्या है सर? ये आपका मार्किंग स्कीम है। अब इस मार्किंग स्कीम को हम एक नाम देते हैं जिसका नाम होता है एप्लीकेबल एफआरएफ। एप्लीकेबल एफआरएफ सर, एप्लीकेबल एफआरएफ मतलब सपोज कोई कंपनी है तो उस पर शेड्यूल 3 लगेगा, और अगर ये लिस्टेड कंपनी है तो उस पर इंड एएस लगेगा, अनलिस्टेड कंपनी है तो एएस लगेगा। सो यू हैव टू सी विच एफआरएफ इज एप्लीकेबल टू यू, which financial reporting framework is applicable to you. Now as a auditor I will compare these financial statements with the FRF. क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एफआरएफ के हिसाब से बने हैं? अब अगर इनमें कोई डिफरेंस आया, तो सर उस डिफरेंस को मैं क्या नाम दूं? इसी डिफरेंस को मैं नाम देता हूं मिस स्टेटमेंट। इज दिस पार्ट क्लियर? यस सर। And this difference could be related to anything. It could be related to an amount. It could be related to a classification. Sir, classification यानी मान लो सिंपल सा, let's keep it very simple, revenue expenditure or a capital expenditure, current asset or a non-current asset, current liability or a non-current liability, liability or equity. कहीं भी क्लासिफिकेशन की दिक्कत है तो मिस स्टेटमेंट है। ठीक है सर। तो इट कुड बी रिलेटेड टू द अमाउंट, इट कुड बी रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन, इट कुड बी रिलेटेड टू द प्रेजेंटेशन। जिस तरह से प्रेजेंटेशन शेड्यूल 3 कहता है वैसी प्रेजेंटेशन है कि नहीं। एंड इट कुड बी रिलेटेड टू द नोट्स टू अकाउंट्स, दैट इज योर डिस्क्लोजर। मैं इनको चारों को प्यार से याद रखता हूं कैसे? ACPD। सारे बच्चे मेरे साथ 5 बार बोलेंगे, डिफरेंस इन द ACPD, डिफरेंस इन द ACPD। जितनी बार बोलोगे उतना ज्यादा याद रहेगा। डिफरेंस इन द ACPD, डिफरेंस इन द ACPD बिटवीन व्हाट इज रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, व्हाट इज रिक्वायर्ड एज पर द एप्लीकेबल एफआरएफ। तो जो हमारा रिपोर्टेड है और जो रिक्वायर्ड है एज पर द एफआरएफ, अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस है तो हम इसको क्या बोलेंगे सर? हम उसको बोलेंगे मिस स्टेटमेंट। फटाफट बताओ क्या मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन क्लियर है या नहीं? अगर क्लियर है तो जल्दी से आ जाओ मेरे साथ नोट्स पे। सर साफ साफ यहां पे लिखा है मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन, सारे के सारे बच्चे फोकस करके चलेंगे। मिस स्टेटमेंट क्या है? इट इज अ डिफरेंस। सर डिफरेंस बिटवीन द ACPD दैट इज रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड the ACPD, that is the amount, classification, presentation and disclosure required as per the applicable FRF. Now sir ये जो गलती है, गलती से मिस्टेक, ये जो गलती है ये कैसे हो सकती है? सर गलती से हो सकती है, ये गलती से हो सकता है, यानी आपने जानबूझ के नहीं किया, या फिर दिस कुड बी इंटेंशनल इन नेचर, दिस कुड बी एरर और दिस कुड बी फ्रॉड। एंड याद रखना सोनाक्षी सिन्हा ने बोला है मिस स्टेटमेंट से डर नहीं लगता साहब, मटेरियल मिस स्टेटमेंट से लगता है। यानी मटेरियल कौन सी अमाउंट है? गो बैक टू योर CA इंटरमीडिएट। CA इंटरमीडिएट में जब आपने AS1 सीखा था तब आपको मटेरियलिटी की डेफिनेशन आपके अकाउंट्स के टीचर ने सिखाई थी। मटेरियल आइटम वो है विच कैन इन्फ्लुएंस the economic decisions of an informed investor. For example, मैंने रिलायंस में इन्वेस्ट करने का सोचा, मैंने एज अ यूजर रिलायंस के शेयर्स में पैसे लगाने का सोचा। रिलायंस का जो रेवेन्यू है मुझे उससे बहुत फर्क पड़ता है। ये जो रेवेन्यू है ये 1000 करोड़ का है, ठीक है। अब ये जो 1000 करोड़ का रेवेन्यू है ना, मुझे बाद में जाके पता चला केस नंबर 1 ये 1000 करोड़ का नहीं है, ये तो 999 करोड़ का है। वो या केस नंबर 2 बाद में पता चला ये 1000 करोड़ का नहीं है, ये तो केवल
600 करोड़ का है। जल्दी से बताओ कौन से केस में मेरा डिसीजन चेंज हो जाएगा, कौन से केस में मेरा डिसीजन चेंज हो जाएगा कि मैं रिलायंस में पैसे लगाऊं या नहीं लगाऊं, जब ये एक्चुअल में 999 करोड़ है या एक्चुअल में ये 600 करोड़ है। किस केस में मैं डिसीजन चेंज करूंगा, 999 में या 600 पे? बताना। सेकंड केस में, सेकंड केस में मैं अपना डिसीजन चेंज करूंगा। तो इनडायरेक्टली तुमने बोल दिया कि जो 400 करोड़ की मिस स्टेटमेंट है ये मिस स्टेटमेंट नहीं है, ये मिस स्टेटमेंट नहीं है, ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। तो अगर कोई मिस स्टेटमेंट मटेरियल है या नहीं, दिस इज अ मैटर ऑफ ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट, और तुम लोगों ने भी अपनी जजमेंट लगा के इसको मटेरियल बनाया। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि मिस स्टेटमेंट क्या होती है, डिफरेंस है बिटवीन व्हाट इज रिपोर्टेड एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड एज पर द एफआरएफ। और सोनाक्षी सिन्हा ने क्या बोला था, थप्पड़ से डर नहीं लगता प्यार से लगता है, मिस स्टेटमेंट से डर नहीं लगता बरखुरदार, मटेरियल मिस स्टेटमेंट से लगता है। So I hope you enjoyed the first session. Let's get back in the second session after a 15 minutes break. ठीक है, 15 मिनट का मैं आपको ब्रेक दे रहा हूं. Just relax yourself, refresh yourself and let's catch up after the break.